ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर द प्री सीन दैट इज अवेलेबल टू अस। तो मैं वो प्री सीन जो है वो अपने आपको सेंड भी कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, नहीं, मैंने सेंड तो किया, मुझे एक्चुअली अपने आप को अपने लैपटॉप पे सेंड कर। चलिए। यदि ये प्रोजेक्टर ऑन कर प्लीज। नहीं नहीं, पेपर के सारे सवाल प्री सीन से नहीं निकलेंगे, और इनफैक्ट पेपर के कोई भी सवाल प्री सीन से नहीं निकलेगा। जो सवाल बनेंगे वो तो एग्जिबिट से बनेंगे। प्री सीन तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप यूज करेंगे। ठीक है जी। चल, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं जरा एक मैसेज डाल दूं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हम प्री सीन पे काम शुरू करते हैं आज। चले जी। प्री सीन पे मामला शुरू हो रहा है अब। ठीक है, नाउ दिस प्री सीन मटेरियल इज अवेलेबल टू यू बाय एसीसीए। और ये एसीसीए ने ये प्री सीन मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है। प्री सीन से आंसर लिंक नहीं किया, ये तो बात नहीं है ऐसी। प्री सीन से जाहिर है आंसर लिंक करता है। बट द ओनली फैक्ट इज कि क्या प्री सीन ही आंसर है तो नहीं जनाब। सिर्फ प्री सीन ही आंसर नहीं है, बट प्री सीन एक मेजर पार्ट है। अच्छा देखिए, अब आज की क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी विल बी गोइंग थ्रू द प्री सीन। मैं यहाँ पे कुछ एरियाज को हाईलाइट कराऊंगा, कुछ मार्क करेंगे, कुछ चीजों को देखेंगे। हम तकरीबन 1 घंटा प्री सीन पे लगाएंगे, इसको पढ़ने में तकरीबन 1 आवर लगाएंगे। फिर उसके बाद इस प्री सीन के ऊपर मेरा एक एनालिसिस है जो जिसको हम डील करेंगे। उस एनालिसिस को हम देखेंगे कि हमने इसको कैसे केटर करना है। कौन कौन से मॉडल है, जैसे मुझे इसमें एक बेसिक सॉर्ट मॉडल नजर आया, पेस्टल नजर आता है, आपको पॉटर डायमंड नजर आता है, आपको हार्मन प्रोसेस स्ट्रैटेजी नजर आती है। कुछ मॉडल्स हैं जिनकी एप्लीकेशन हमें नजर आती है यहाँ पे होते हैं। तो हम उन मॉडल्स को भी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अभी। एक एनालिसिस, एक डिटेल एनालिसिस। अगेन हम उस एनालिसिस को देखेंगे।
and we will be in a comfortable situation after reading that specific analysis. हम प्री सीन को बेसिकली डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन एनालिसिस नहीं दे रहा, लेकिन जाहिर है जब मैं आपको एक मॉडल एनालिसिस दे रहा हूं तो आप क्वेश्चन को उस मॉडल से मोल्ड कर, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, अगेन ये प्री सीन का इसने आपको कुछ कंटेंट बताया है। वो कंटेंट में हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट आता है, दैट इज, इस कंटेंट में जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट आ रहा है, इन्होंने इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया होगा कंपनी का। अगेन जैसे आपको पीएसएस पील स्लीप सॉल्यूशन में दो एनालिसिस थे, एक इंडस्ट्री के बारे में, एक आपका एनालिसिस था आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर भी बेटा दो ही एनालिसिस दिए जाएंगे, एक आपकी इंडस्ट्री के बारे में, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एयरलाइन इंडस्ट्री है अगेन एक बेसिक, एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ the SBL examiner, plus one of my favorite topic as well, airline industry, aviation industry। बहुत यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे सर अगर आप ऑडिट की फील्ड में नहीं होते तो क्या होते, तो मैं शायद जहाज उड़ा रहा होता, ठीक है, इन नॉट इन द लिटरल मीनिंग। एयरलाइन इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन दी हुई होगी जिसमें आपके पास एक ओवरव्यू आएगा, पैसेंजर टाइप आएगा, एयरलाइन टाइप बाय सर्विस, एयरलाइन type by business model, so they are going to provide you certain business models as well. Hub and spoke versus point to point level, key air transport stats 2002 के दिए, 2012 के दिए हुए इन्होंने। फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटीज सॉरी, इंडस्ट्री चैलेंजेस, इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, इंडस्ट्री बॉडी, कॉर्जेट्स ओवरव्यू। नाउ दिस इज द कंपनी नेम कॉर्जेट्स। अब ये कंपनी का नाम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कॉर्जेट्स इज द नेम ऑफ द कंपनी, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दिस नेम इन योर आंसर एज वेल। सो टिल द टाइम यू आर सिटिंग इन योर एग्जामिनेशन, आपके दिमाग में कॉर्जेट्स 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 और कॉर्जेट्स होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या है इस कंपनी का, ग्रोथ कितनी आई है, ओनरशिप कितनी है, किस स्ट्रक्चर है, कॉर्जेट्स की रिसोर्सेज क्या है, बोर्ड का स्ट्रक्चर, की मैनेजमेंट एंड की रिस्क, कॉर्जेट्स वेबसाइट एक्सट्रैक्ट, कॉर्जेट्स हेडलाइन, रिजल्ट एंड कॉस्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से बात शुरू करते। सबसे पहले कहता है कॉर्जेट्स इज अ लो कॉस्ट रीजनल एयरलाइन बिजनेस। सर जी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लो कॉस्ट रीजनल एयरलाइन बिजनेस। अच्छा, मैं दो तीन काम करूंगा, मैं इसको ना नॉर्मली इसको डिकोड करने के लिए बहुत सारी बातें लिखता रहूंगा ताकि आपको वो बातें समझ आए। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप भी मेरे साथ साथ इसको लिखें, ठीक है। Corjets is a low-cost regional airline business. It was established 20 years ago. Now, this is an important information because this information is going to let us know the history of company. ये कंपनी की हिस्ट्री है, ठीक है। In Corland, so we have the name of the country itself. A country located in the continent of Honduras. Over the years, it has positioned itself as one of the leading low-cost airline, as one of the world's leading low-cost airline, and is currently the second largest low-cost airline business operating in Honduras in terms of passenger number. तो इसका मतलब है कि इसका बिजनेस मॉडल ऑपरेट करता है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑपरेट करता है एज द लो कॉस्ट कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल लो कॉस्ट है तो आपकी कंपनी की जो मेजर माइंडसेट होगा और आपकी कंपनी का जो मेजर एक क्या कह सकते हैं, एक पोजीशन होगी, वो क्या होगी, कॉस्ट कटिंग। ठीक है, आपकी कंपनी का एक मेजर पर्सपेक्टिव होगा टू कट डाउन दी कॉस्ट अप टू एन ऑप्टिमल लेवल। एक कॉस्ट कटिंग का इंपैक्ट होगा। प्लस मेरी एक अजम्पशन है कि जो लो कॉस्ट एयरलाइन होती है वो लग्जरी नहीं होती। सो दिस एयरलाइन इज गोइंग टू बी, इट्स नॉट अ
लग्जरी कंपनी, ये लग्जरी भी नहीं हो, and is currently the second largest low cost airline business operating in Hungary. So there is a continent. अब तीन बातें इसने आइडेंटिफाई की है. The company name, number one, the country name, number two, and the continent name, number three. In terms of passenger number, Corejet currently operates nearly 1,000 routes destination in over 30 countries across Hungary. Its head office is based at Near City Airport, located in the south of Kolding. Hungary is a politically stable and economically developed continent in the world. So it's a politically stable and economically developed. So I consider this to be a strength. मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हमारी कंपनी का एक स्ट्रेंथ बन सकती है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज पॉलिटिकली स्टेबल. तो हमारे ये जो कॉन्टिनेंट है, दिस इज पॉलिटिकली स्टेबल एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. सो दिस मीन्स कि यहाँ पर जब एक चीज पॉलिटिकली स्टेबल होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेबर लॉस भी लगते होंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते होंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के ऊपर फोकस भी होता होगा. यार ये फैन ऑफ कर दो प्लीज. Most of the countries in Hungary from trading bloc which facilitates free trade and free movement of people within it. तो ये तो बहुत जबरदस्त बात बताई. Most of the countries in Hungary form from a trading bloc which facilitates free trade and free movement of people within it. Each country in Hungary uses its own currency. दुनिया की जितनी भी हमारी पास कंपनीज हैं वो सब की सब अपनी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं. कॉर्लिंग्स करेंसी इज इन डॉलर. सो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास जो करेंसी यूज होगी वो डॉलर में इस्तेमाल. ठीक होगी. Corejet operates a point-to-point service, meaning that it operates its flight directly between destination. So this means that there is no connecting अच्छा, अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ. जिस फ्लाइट में कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होती ना, तो वो फ्लाइट एक्सपेंसिव होती है नॉर्मली. तो आप सबने ट्रेवल किया, मैंने भी ट्रेवल किया, वो फ्लाइट नॉर्मली एक्सपेंसिव होती है. बट ये कहता है कि हम लो कॉस्ट चला. So it operates its flight directly between the destination. This means that the passenger do not have to travel to or change flights at hub airport to reach their destination, which help Corejet to reduce its operating cost. ठीक है. अच्छा, मैं तुम्हें एक इंसाइट देता हूँ. देखो, जब आप किसी एयरपोर्ट पे एयरप्लेन पार्क करते हो ना, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उस एयरप्लेन पे पार्किंग चार्जेस लगते हैं. देखिए, पाकिस्तान में जैसे पीआईए है ना, तो पीआईए नॉर्मली परेशान इसलिए होती है क्योंकि, या उसको पीनलाइज बहुत किया जाता है क्योंकि वो एयरप्लेन उतारती है, उसके बाद चलाने में घंटे लगा देती है. तो द मोर यू डिले, एक एस्टिमेटेड टाइम होता है, उसके बाद आपके पास उस पर पार्किंग चार्जेस लगते हैं. हर एयरपोर्ट, हर कंट्री का एयरपोर्ट आपसे कुछ पार्किंग चार्जेस देते हैं. तो देखिए, सबसे पहले तो ये पार्किंग चार्जेस से बच रहे हैं. ये पॉइंट टू पॉइंट डेस्टिनेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं. इफ आई वांट टू गो फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएसए, तो वो पाकिस्तान से यूएसए डायरेक्टली ले जाएगा, चाहे वो 12 घंटे की फ्लाइट क्यों ना. फिर क्या कहते हैं, इट ऑल्सो कीप्स कॉस्ट लो थ्रू इट्स नो फ्रिल अप्रोच टू फ्लाइट डिलीवरी. किसी को पता व्हाट नो फ्रिल स्ट्रैटेजी इज? यस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नो फ्रिल स्ट्रैटेजी होता है कि समथिंग विच यू आर गिविंग देम as complimentary, they are not going to be as complimentary. For example, आप फ्लाइट में जाते हैं तो normally they offer you food, ठीक है, they offer you a sleeping pillow, ठीक है, they offer you headphones, they offer you water. तो कुछ फ्लाइट ऐसे होती है जैसे सऊदी एयरलाइंस होती है, तो they are not offering anything.
अभी जैसे सऊदी एयरलाइन ने 50% ऑफ लगाया, तो दे आर नॉट ऑफरिंग एनीथिंग। व्हाट डू दे डू इज कि वो बोलते हैं आप सिर्फ आए, बैठे, उड़े, जाएं अपनी डेस्टिनेशन पे। और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई, तो जो 3 घंटे का, 2.5 घंटे का सफर है, तो मुझे आई डोंट नीड एनीथिंग इन बिटवीन। सही है, मैं भूख, मतलब आई कैन हैव माय स्टफ, आई डोंट वांट माय कॉस्ट टू इंक्रीज। तो हमें दो स्ट्रैटेजीज नजर आई इसकी लो कॉस्ट करने की। पहली स्ट्रैटेजी क्या है भाई? पॉइंट टू पॉइंट। नंबर वन इज point to point, and number two is no frill strategy. ठीक हो गया। Approach to flight delivery. This approach means that in flight meals are not provided. अच्छा देखो, if you are not providing meal, it may be a disadvantage as well, but we need to have full information before going into a conclusion. ठीक है? Unless paid for separately and include the automation of a wide range of its processes, including booking, flight documentation, baggage drop, flight check-in. Additionally, it operates a profitable and popular portfolio of routes between over 130 airports across Honduras. So it is operating in a continent known as Honduras. Its name is Corjet. ये ऑपरेट करता है कॉर्लैंड में। इसने प्रॉफिटेबल जगहों पे फ्लाइट्स, पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स चलाई हुई है, जिसमें से 130 एयरपोर्ट्स हाई पॉपुलर पोर्टफोलियो रखे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर इफ यू वांट टू हैव लेट्स सपोज इफ यू वांट टू गो फॉर पिकनिक और यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ फॉर 15 डेज, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि गो टू इस्तांबुल, टर्की जाए। और टर्की इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस जहाँ लोग जा रहे हैं आजकल। सो पॉपुलर प्लेसेस पे, पॉपुलर साइट्स पे ये लेके जा रहे हैं। देखो, आई एम रीडिंग द इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली राइट नाउ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं कोई चीज मिस नहीं करना चाह रहा। सो इन 50 मिनट्स आई जस्ट रेड वन स्पेसिफिक पैराग्राफ। आई जी एयरलाइन इंडस्ट्री को देखते, देखिए अब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अ कंपैरिजन. I want to know what Corjet is doing and what the other industry players are basically doing right now. तो आओ देखते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन को. Overview. The airline industry encompasses a wide range of businesses called airlines, which offer an air transport service to the customer. Now, this is a very generic information which we all know, normally referred to as commercial airlines. These businesses offer scheduled commercial flight which carry both human passengers and cargo, and in most cases are carried out using jet aircrafts. Commercial flights are those which transport passengers. अच्छा, अब इसमें दो बातें देखिए. Normally referred to as commercial flight, these businesses offer scheduled commercial flights which carry both human passengers and cargo, and in most cases are carried using jet aircrafts. Commercial flights are those that transport passengers from one destination to another with a pre-booked ticket. Non-commercial flights are either operated privately or by military. So there are two different types of flights that they are operating: the commercial flights and non-commercial flights. तो non-commercial flight का क्या मतलब हुआ? कार्गो वाली फ्लाइट. एंड कमर्शियल फ्लाइट्स का क्या मतलब हुआ? पैसेंजर वाली फ्लाइट. तो पैसेंजर वाली प्री बुक्ड होती है और नॉन कमर्शियल जो है वो आपके पास मिलिट्री. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ये मिलिट्री ओन्ड होती है, प्राइवेटली बाय मिलिट्री, और ये प्री बुक्ड फ्लाइट्स होती है जो कि जी ना 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 प्राइवेटली मतलब ये पैसेंजर्स को लेकर आते हैं, नॉट द प्राइवेट कंपनी. कंपनी तो एक ही है. पैसेंजर बुकिंग करते हैं, घर से बुक करके आते हैं, ऑन स्पॉट बुकिंग नहीं करते. वो तो कमर्शियल है ना. नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल मिलिट्री, ज्यादातर मिलिट्री यूज करते हैं. मतलब कह रहे हैं कि नॉन कमर्शियल फ्लाइट आर आइदर ऑपरेटेड प्राइवेटली और बाय मिलिट्री. यानी कि जो जेट फ्लाइट्स होती हैं वो या तो प्राइवेटली कोई बंदा लेके जाता है जेट के जरिए, या मिलिट्री अपना सामान मंगवाती है, कार्गो मंगवाती है. ये इस तरह की बात करें. प्राइवेटली का मतलब हमसे प्राइवेट लेते हैं. हम एक जेट फ्लाइट चलाते हैं जो कि प्राइवेटली आपको आपकी डेस्टिनेशन तक, मतलब मैंने हेलीकॉप्टर लिया और मैं प्राइवेट जेट और मुझे वहां पे पहुंचा दिया. या
मैं आपसे कार्गो सामान मंगा रहा हूँ उसके जरिए। The airline industry forms just one sector of the wider aviation industry, which also includes all other aviation related businesses, such as jet engine supply, aircraft manufacturer, and aerospace company. So, अब यहाँ पे बहुत important एक news है, बहुत important एक चीज है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ. The airline industry forms just one sector of the wide aviation industry, which also include all aviation related business. अब aviation related businesses भी और मौजूद है, जैसे jet engine suppliers, aircraft manufacturers and aerospace company. I assume कि वो इसके बारे में कुछ information देना चाह रहे हैं. कह रहे हैं एक तो एयरलाइन इंडस्ट्री, एक तो एविएशन इंडस्ट्री, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री itself is a very big name. एविएशन इंडस्ट्री itself includes lots and lots of things. तो एविएशन इंडस्ट्री में 3 डिफरेंट सेक्टर्स और ऑपरेट करते हैं, and they are the jet engine supplier, and they might provide some information about this, aircraft manufacturer and aerospace company. क्या कहते हैं? The airline industry directly or indirectly support global trade, tourism and economic growth. Therefore, economic growth means that if I am, let's suppose global trade means कि मैं वहां पे जैसे दुबई में हुआ था, एक्सपो 2020 होना था, हुआ नहीं था, एक्सपो 2020 होना था, if it would have been over there, तो वो इंडस्ट्री आसमान की बुलंदियों पे पहुंच सकती थी, बट अगेन वो हुआ नहीं. Then we have a tourism industry जिसमें आप you travel, you go for your vacations, and then we have an economic growth. People are traveling from one place to another ताकि वो वहां पे job opportunities हासिल कर सकें. जैसे we are right now in the move of brain drain from Pakistan. हमारा majority brain पाकिस्तान से जा रहा है, including doctors, auditors, accountants. बहुत एक बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है. Therefore, it has had a major influence on globalization in many other industries. Passenger types. Now, this is something which is important because हर passenger type की कुछ cost होगी. So let's see. A leisure passenger is someone traveling on holiday. So first we have this passenger, and he is basically traveling on holiday to stay in a hotel or a holiday resort to relax and or experience local tourist attractions. A business passenger is someone who is traveling for the work purpose and is normally be attending a business meeting or conference. ठीक है. Both type of passenger may be offered the option to travel first class, business class, and economy class. So we are offering 3 different services. We have 2 different types of passengers. पहला passenger होता है हमारे पास leisure passenger, दूसरा passenger होता है हमारे पास business. Leisure means that he is going for a holiday trip. Business होता है he is going for a work trip by some airlines. First class passenger pays significantly more for their ticket, but in return they receive high quality service, included dedicated airport lounges, large and comfortable in-flight seats, and unlimited foods and drink provided throughout the flight. So you will get unlimited food, you'll get unlimited drinks throughout the flight. Business class pay less than first class passenger for their tickets and receive a slightly lower level of services. And economy class passengers pay even less for the flight and ticket, but the business class. And economy class price ticket normally includes a standard seat with limited leg room and a standard and limited in flight food option. तो हमारे पास हायरार्की कैसे डेवलप होती है? First we have the first class, फिर we have the business class, then we have the economy class. इसमें हमारे पास अनलिमिटेड फूड होता है. They get services lesser than the first class, and these people get the least services. तो अगेन इससे आपको समझ आ जाएगी कि कॉस्टिंग भी इनकी ऐसी ही होगी और चार्जेस भी इनके ऐसे ही. ओके. एयरलाइन टाइप क्या कहते हैं? बाय सर्विसेज. हमारे पास 3 किस्म की एयरलाइन टाइप्स होती हैं: इंटरनेशनल, national, and regional. International airlines are the largest and often the most well-known airline. International airlines offer global services carrying leisure and business passengers and cargo over long distance. So international airlines, again, आपके पाकिस्तान से if I'm moving towards Saudi Arabia,
तो ये लेजर और बिजनेस पैसेंजर्स को लेके जाती हैं, एंड कार्गो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इंटरनेशनल एयरलाइंस यूजुअली हैव मल्टीपल एयरपोर्ट्स, इनके पास मल्टीपल एयरपोर्ट्स होते हैं, multiple airport hubs which provide customer with the access of hundreds of global destinations. So they have multiple airports hub, जैसे जिसके अंदर वो कह रहा है 130 एयरपोर्ट हब्स होते हैं, तो वो जो 130 एयरपोर्ट के डिफरेंट कंट्रीज में हम जा रहे हैं, तो वो सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। National airlines typically focus on offering services within their home country. For example, if I move from Karachi to Islamabad, Karachi to Lahore, Karachi to जो आपका फैसलाबाद, but may also offer access to international destination. A national airline is likely to have. Now they are talking about the national airline, so this means that, for example, if I'm traveling through Emirates, अगर मैं Emirates से travel कर रहा हूँ, तो दिस इज एन इंटरनेशनल एयरलाइन। लेकिन अगर मैं पीआईए से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इट इज अ नेशनल एयरलाइन। अब याद रखना, एमिरेट्स तो है ही इंटरनेशनल, उसने 130 ममालिक में जाना है, लेकिन नेशनल एयरलाइन भी कुछ इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे जाती है। फॉर एग्जांपल, इस वक्त पीआईए ने दुबई से स्कर्दू का एक स्पेशल फ्लाइट निकाली, तो ये नेशनल एयरलाइंस कहलाती है, ठीक हो गया। इज लाइकली टू हैव अ स्मॉलर aircraft fleet than the international airlines, and often offer services to both leisure and business passengers. So आपके पीआईए रिस्ट्रिक्टेड जगहों पे जाते हैं, कम होती हैं as compared to Emirates. पीआईए की फ्लाइट्स आर comparatively lesser than the Emirates flight. Regional airlines tend to focus on offering services within specific regions. For example, a continent. In some cases, they provide passenger services to locations not offered by national and international फ्लाइट्स एयरलाइंस। देखें, अब नाउ रीजनल का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास एक एयर फ्लाइट है या एक एयरलाइन है जो सिर्फ एशियन रीजन पे जाती है, यानी वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीज आर ऑल रीजनल फ्लाइट। अब ये जो रीजनल फ्लाइट्स होती है ना, ये कुछ ऑड लोकेशंस पे भी ले जाती है। जैसे स्कर्दू पे सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट जो है ना वो पीआईए की जाती है, ठीक है। तो कुछ रीजनल एयरलाइंस ऐसी होती है जो आपको इंडिया, अब जैसे पाकिस्तान से इंडियन डायरेक्ट फ्लाइट जो है नहीं जाती, you have to take a connecting flight. I can tell you something amazing. You know what? In Dubai, we receive a flight of Israel as well, जिसपे एक बहुत बड़ा इशू भी क्रिएट हुआ था आज से, लेकिन एक डायरेक्ट फ्लाइट आती है इसराइल से दुबई के। तो ये भी तो एक एयरलाइन इंडस्ट्री का एक ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री है कि किसी मुसलमान मुल्क में डायरेक्ट फ्लाइट आती है आपके इसराइल, ठीक है। और बहुत बड़ा इशू हुआ, खैर। तो दिस इज अबाउट द एयरलाइन टाइप्स, ठीक है। हमें बहुत सारी बातें पता चली, हमें पता चल गया पहली कंपनी का नाम क्या है, कंट्री कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, और कहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, और तीसरी चीज हमारा रीजन कौन सा है, हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है। फिर हमें पता चल गया हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्लास कस्टमर होता है, हमारे पास बिजनेस कस्टमर होता है, हमारे पास इकोनॉमी कस्टमर होता है। फिर हमें पता चल गया इट्स अ लो कॉस्ट बिजनेस। तो लो कॉस्ट बिजनेस है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 बेसिक एरियाज है जो लो कॉस्ट बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, एक पॉइंट टू पॉइंट है और एक नो फ्रिल स्ट्रैटेजी जो हम अडॉप्ट करते हैं। फिर हमें पता चल गया कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरलाइंस होती है। पहली होती है नेशनल, दूसरी होती है इंटरनेशनल, तीसरी होती है रीजनल। क्लियर होती है बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एयरलाइन टाइप बाय बिजनेस मॉडल: फुल सर्विस कैरियर, लो कॉस्ट कैरियर, चार्टर एयरलाइन, कार्गो एयरलाइन। अजान तो नहीं हुई ना? हो गई? चले नमाज पढ़ लेते पहले, उसके बाद इसको रिज्यूम कर। नमाज पढ़ के बेटा 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आई कैन बेट आई विल बी बैक बाय 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, बस 15 मिनट से ऊपर नहीं लेना प्लीज, जल्दी से वापस। Okay, let's move forward. Now let's see. अच्छा, एयरलाइन टाइप बाय बिजनेस मॉडल, यानी इट्स ऑपरेशन मॉडल पे बात करें।
first we have the full service carrier. Now this means full service carrier offers a range of pre-flight and on-board service within the price of the ticket. This may include check-in baggage, in-flight meal, airport lounges, and multiple service classes, such as first, business and economy. ये normal flight है, जो आपकी भी flight होती है, मेरी भी flight होती है. इनफैक्ट आजकल तो फ्लाइट्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यू कैन गो बाय टेकिंग 20 kg एंड यू रिटर्न बैक, और वो रिटर्न आप देखते नहीं हो तो वो रिटर्न 10 kg होता है. तो ये नया एक मुसीबत आई है कि आप जाओ 20 kg लेके जाओ, वापसी की फ्लाइट में रिटर्न लिखा होता है 10. अब वो आपको दिखता नहीं है, आप कर ले तो हाँ जी 20 kg डन 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 डन, आगे बढ़ा, तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा होता है दैट यू कैन कम बैक विद 10 kg ओनली. ठीक है, तो उसके आपको एक्स्ट्रा बैगेज के चार्जेस पे करने पड़ते हैं. कहता है इन फ्लाइट मील्स, एयरपोर्ट लाउंजेस एंड मल्टीपल सर्विस क्लासेस such as first class, business class and economy. They usually fly national, international, long haul and short haul flights, you know, long destination and short destination. Low cost carrier aim to gain a competitive advantage. अच्छा, जिनको नहीं पता कि what do you mean by airport lounges, तो मैं आपको बता देता हूँ. पाकिस्तान में भी आप अगर कराची एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो आपके पास अगर HBL का प्लैटिनम कार्ड है या UBL का प्लैटिनम, तो आप लाउंज के अंदर जा सकते हैं ना. ओवर देयर वी हैव फ्री सर्विसेज. पाकिस्तान में तो खैर फ्री सर्विसेज ही होती है. एक मसाजर चेयर रखी हुई होती है, एक सोफा चेयर होती है, आपके पास एक टक शॉप होती है, आप मतलब वो वेरी मीडियोकर सर्विसेज. बट अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में, कनाडा में, US में जाते हैं, तो वहां पे जो लाउंज होता है ना, उसके अंदर बाकायदा सिनेमा होता है. इवन इन सऊदी अरेबिया आई हैव सीन सिनेमा होता है. आपके पास मसाज चेयर्स वगैरह तो होती है. वी हैव अ कंप्लीट आर्केड एरिना. वहां पे पूरा एक एरिना होता है जहाँ आप आर्केड गेम्स खेल सकते हैं. ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं. आपको थोड़ा सा टैक्स कंसेशन वहां पे स्नैक्स और चाय और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती है. इनफैक्ट एक अगर आप जाते हैं लाउंज के अंदर, तो वी आल्सो हैव मैकडॉनल्ड्स, KFC एंड बिग बिग ब्रांड्स ओवर देयर एज वेल. तो लाउंज की सर्विस, ऐसा लगता है कि लाउंज की सर्विस इज समथिंग ऑफ नो इंपॉर्टेंस, बट इट इज. ठीक है, इवन आप पाकिस्तान में भी बड़ा प्रिविलेज फील करते हैं अगर आपके पास प्लैटिनम कार्ड होता है. ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड इफ यू हैव द प्लैटिनम कार्ड ऑफ अ बैंक, और इवन हालांकि मीडियोकर सर्विस है, फिर भी मजा आता है. ठीक है, तो लाउंज की सर्विस इज समथिंग व्हिच इज गुड होनी, मतलब प्रिविलेज फील कराती है, प्रीमियम फील कराती है. लो कॉस्ट कैरियर एम टू गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर फुल सर्विसेज carrier by reducing the cost. This is done in several ways. Now, I need to know what are the ways of cost saving in this, including having smaller fleets and smaller aircraft, by offering a more limited services, and by flying to smaller and less popular airport where landing and ground handling fee are cheaper. जो मैंने आपको parking fee बताई ना, जो landing fee बताई, जो ground handling fee बताई, वो यहाँ पे cheaper होती है. For customers, flight from low cost carriers are often significantly cheaper. Services such as in-flight meal and baggage allowances will normally not be included in the price of the ticket. Instead, where these facilities are available, customer pay extra for them. Some low-cost carrier offer both economy and business class. So now we got to know that in the full services, we have first class, business class, and economy class. In low-cost carrier, we only have the economy and business class. Charter airline focus on providing passenger services to tourists to a specific destination. For example, अगर आप दुबई जाते हैं, तो दुबई में बुर्जुल एमिरेट्स और आपका जो सफारी टूर है, आप उसमें 1500 या 1500 या 15,000 दरम, मुझे सही याद नहीं, इतने में आप जा सकते हैं एक हेलीकॉप्टर, एक चार्टर प्लेन के जरिए, और टूर टू दुबई. पूरा दुबई आपको नजर आता है. आप 2 लोग उस चार्टर प्लेन में जाए, उड़े, और उसके बाद आप जो है वो स्काई डाइविंग भी कर सकते हैं. तो दे आर ऑफरिंग यू, मतलब आपका एक चार्टर प्लेन का एक एक्सपीरियंस होता है जो आप एंजॉय कर सकते हैं. In most cases, they do not sell airline ticket directly.
but instead enter into an agreement with the tour operator who takes these responsibility of finding passenger from them. और normally होता भी ऐसे, जैसे मैंने आपको बुर्जुल अरब को बताया, तो वहां पे इसी तरह होता है कि आप जाएं, आप जाके वो पूरा स्पेसिफिक चीज जो है वो एंजॉय कर सकते हैं. Then we have cargo airlines. As the name suggests, the main focus of the airline is the transportation of cargo or freight. Some cargo airlines are subsidiary or subdivision of airline which also offer passenger services. यानी there are cargo services as well as passenger services. तो ये इंडस्ट्री मॉडल. तो अब मुझे तीन बातें समझ आ गई. देखिए, एयरलाइन सर्विसेज तीन हो सकती हैं, नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल. और एयरलाइन टाइप्स जो है वो तीन चार हो सकती हैं. सबसे पहले फुल सर्विस, जिसमें तीनों टाइप ऑफ एयरलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, यानी एयरलाइन इंडस्ट्री ऑपरेट करती है. देन वी हैव लो कॉस्ट कैरियर, जिसमें दो, बिजनेस एंड इकोनॉमी ऑपरेट करता है. देन वी हैव चार्टर, व्हिच मींस दैट ये टूरिस्ट के साथ कनेक्ट होता है, और ये डायरेक्टली फ्लाई नहीं करते, ये टूरिस्ट कंपनी को ही बोलते हैं कि आप टूरिस्ट फाइंड आउट करें हमारे लिए. सो दिस मींस दैट देयर इज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. यहां चाहो तो लिख लो that there is a strategic partnership with these companies. टूरिस्ट के साथ, एक टूरिस्ट कंपनी के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है. देन वी हैव द कार्गो एयरलाइंस. कार्गो एयरलाइंस क्या होती है? जी, what are the cargo airlines? The main focus is to bring the cargo or freight. और इसके साथ ये कार्गो एयरलाइन सब डिविजन भी ऑपरेट करती है, जिसमें पैसेंजर भी लेके जाती है और कार्गो भी लेके जाती है. गुड. हब एंड स्पोक वर्सेस पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल. देखिए, हब एंड स्पोक का क्या मतलब है बेटा? अगेन, आप एक हब पे आए और उस हब से आगे मूव हुए. यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप इस्तांबुल जाना चाहते हैं ना, जैसे टर्की जाना चाहते हैं, तो आपको सस्ती फ्लाइट कब मिलती है बताता हूँ. आप टर्की से, आप पाकिस्तान से लैंड करेंगे इन बिटवीन एक कनेक्टिंग स्टेशन पे, जैसे शारजा. मैं जब अभी रिसेंट गया था, मैं शारजा पे लैंड हुआ. शारजा में 3 घंटे का मेरा स्टे था. तो एक्चुअली पता भी नहीं चलता आपको, लेकिन वो बड़ी सब्सटैंशियली चीप हो जाती है. अब वो आप ऑनेस्टली बता रहे हो, जब आप निकलेंगे आप हाँ, बस एक हैसल है कि आपको बोर्ड एंड रीबोर्ड एंड देन अगेन क्लियरेंस से गुजरना पड़ता है, और आपको आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है. बट अगेन, मुझे तो मजा ही आता है कि आप क्रॉस कल्चर इम्पैक्ट को देखते हैं. आप देखते हैं भाई शारजा के लोग कैसे हैं, और अगेन सारी चीजें कनेक्ट हो रही होती है. तो सस्ता भी है और लोगों को देखना भी अच्छा लगता है. ठीक है, खुद को मनाने का एक तरीका ही. हब एंड स्पोक मतलब मैं ये कहता हूँ, इफ यू आर ट्रैवलिंग टू यूएसए फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी या आपकी बिजनेस फ्लाइट होगी तो आप जा सकते हो, वरना तो आप टूटे फूटे वहां पहुंचोगे. 12 घंटे का सफर है. इवन फ्रॉम कैलिफोर्निया आप वहां से एक स्टेट में मूव करते हो ना, तो वहां इंटरनल स्टेट में भी 3 घंटे का सफर है. ठीक है, तो बहुत एक हब फ्लाइट समटाइम्स आर अट्रैक्टिव. हब एंड स्पोक वर्सेस पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल. अब हमें हब एंड स्पोक का मतलब नहीं भी पता था ना, तो अब पता चल गया जस्ट बाय कंपैरिजन. तो कभी अगर तुम्हारे पास एग्जिबिट में कोई ऐसी चीज आए, तो आगे पीछे वाली लाइन पढ़ लेना, तो तुम्हें क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि वो बोल क्या रहे. Airlines which operate a hub and spoke model fly from one airport into a hub airport with passengers, then connecting from the hub airport on, yani agar for example I'm moving from Pakistan to Sharjah and then from Sharjah to Istanbul. तो और ये ज्यादातर, लेकिन मसला पता क्या होता है इसको, ये ज्यादातर फ्लाइट जो है वो ऐसे एयरपोर्ट पे उतरती है जो बहुत ही बुरे होते हैं. जैसे अगर आप पाकिस्तान से शारजा जाते हैं, तो शारजा इज नॉट अ वेरी गुड एयरपोर्ट. आप उतरेंगे तो आपको पता चलेगा. और फिर उसके बाद आप शारजा से जब इस्तांबुल जाते हैं, तो वो सबिया गौचन एयरपोर्ट है वहां पे, तो इंतहाई बकवास है. यानी आप मेन इस्तांबुल एयरपोर्ट देखें तो ओह, आप मेन दुबई एयरपोर्ट देखें तो क्या बात है, लेकिन उसके लिए आपको एमिरेट्स से ट्रेवल करना पड़ेगा, वो ज़ाहिर महंगा होता है. फ्लाई फ्रॉम वन एयरपोर्ट into a hub airport with the passenger, then connecting from hub airport to a flight to the final destination. Airline operate this model because it allows them to offer more flight to passengers and is designed to optimize an airline network coverage. The alternative to this is the point-to-point model, where the airline focuses on providing passengers
with a route from origin to final destination. In this model, there is no need to connect the passenger through a hub airport, as flight operate directly between the cities. The model has proved popular with airline customers in recent years, and most of the low-cost airline operate on this model. So hub airport is a hub and spoke airport is a very good airport. आपको फायदा होता है, आपकी कॉस्ट बड़ी सेव हो जाती है. कंपनी के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी ये कहती है कि हमें इससे ये फायदा होता है कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग पीपल टू द हब और उन्होंने डायरेक्टली शारजा पे ही उतरना है, तो हम शारजा पे भी उतार देंगे और फिर शारजा से आगे भी मूव करेंगे, तो हमारी कॉस्ट हाफ हो जाती है. तो अगेन उनको फायदा है कि जी सर ये केस स्टडी कह रही है कि पॉइंट टू पॉइंट कॉस्ट इफेक्टिव है और लो कॉस्ट एयरलाइन उसको नहीं, पॉइंट टू पॉइंट कॉस्ट इफेक्टिव कंपनी को है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कस्टमर के पर्सपेक्टिव से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसके ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि आपने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे. लो कॉस्ट एयरलाइन मतलब जो कम पैसों में टिकट्स दे रही है नहीं, वो तो बेसिकली इकोनॉमी को डिलीवर कर रही है ना, मतलब हम इकोनॉमी क्लास दे रहे हैं या हम बिजनेस क्लास दे रहे हैं सस्ते में कंपैरेटिवली टू अदर एयरलाइन. ये जो लो कॉस्ट है ना, इसका कंपेयर मिसाल के तौर पे अगर मैं 50,000 या 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, या लेट्स सपोज मैं $5,000 चार्ज कर रहा हूँ, तो वो $5,000 एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे. हब एंड स्पोक कनेक्टेड है, यस, एक हब से कनेक्ट होती है और हब से आप आगे लेके जाते हो. तो अगर मैं $5,000 चार्ज कर रहा हूँ ना, तो मैंने कहा कि यार दूसरी कंपनी जो है वो $5,500 चार्ज करिए, तो ये उसके लिहाज से हम कॉस्ट इफेक्टिव बता रहे हैं. अच्छा, अब की एयरलाइन एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट्स की स्टार्ट्स क्या है? मुझे ऐसा लगता है यार ये केपीआई भी बड़ा आसानी से देगा. मुझे मतलब इस केस स्टडी को पढ़कर मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये केस स्टडी बड़ी वास्ट है, बड़ी डिटेल है और बड़े जबरदस्त तरीके से इसने सारी चीजें समझाई. 2012 ग्लोबल और हुंडेरिया, यानी हमारे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, ये याद रखना, दिस इज आर कॉन्टिनेंट, जहां पे ये कह रहे हैं दिस इज आर कॉन्टिनेंट, और ये बाकी यहाँ पे ग्लोबल की कहानी कर. पीपल ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर प्लस ईयर फॉर ईयर, यानी कि 3 बिलियन. तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हमारा परसेंटेज टर्म में निकाल लेते. तो जरा 600 डिवाइड बाय 3 बिलियन करना. फ्यूल चार्जेस किसमें ज्यादा लगते हैं, मतलब फ्यूल किसमें ज्यादा खर्च होता है? पॉइंट देखो, फ्यूल पर कस्टमर अगर देखोगे तो पॉइंट, लेकिन फ्यूल पर फ्लाइट अगर देखोगे तो हम. तो मैं देखो देखो एक मिसाल है, मैं ऐसे जाऊंगा तो एक अलग इम्पैक्ट होगा, मैं ऐसे और ऐसे जाऊंगा तो ज्यादा लगे. लेकिन अगर इसमें देखो कि मैंने 6 कस्टमर को यहाँ उतार दिया, 2 कस्टमर को यहाँ से चढ़ाया और उसके बाद 6 कस्टमर और चढ़ गए, तो फ्यूल पर कस्टमर अगर देखोगे ना तो वो पॉइंट में ज्यादा है, लेकिन फ्यूल पर फ्लाइट अगर देखोगे तो वो हम. ठीक है. अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स पर डे 15,073, तो इसको भी जरा परसेंटेज टर्म में निकाल लो, मुझे बताओ. 15,000 डिवाइड बाय 73,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 20.5%. यानी आप सोचो ग्लोबल का 20% हम लेके बैठे, ओनली वन कॉन्टिनेंट. अच्छा जी, पैसेंजर रेवेन्यूज बताइए. 20.3%. एवरीथिंग इज मैचिंग, हर चीज कितना जबरदस्त मैच करे. अगर हम 20% दुनिया के स्टेक लेके बैठे हैं, तो हम 20% जो है ना वो कमा भी रहे हैं, पैसेंजर का रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, और 20% हमारी जो एवरेज नंबर ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स भी ऑपरेट होती है. गुड. फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटी. फ्लाइट मैनेजमेंट एक्टिविटी आर प्रोवाइडेड बाय एयरपोर्ट्स. एयरलाइन पे फॉर दीज सर्विसेज वाया एयरपोर्ट फी. ठीक है, यानी वो जो एयरपोर्ट की जो फ्लाइट की क्लीनिंग है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं. एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एटीसी. Air traffic control is a vital aspect of air transportation. It is carried out by ground-based personnel specifically trained in monitoring the air traffic in specific location. Air traffic control is responsible for moving the aircraft safely and efficiently through the airspace system. Air traffic controller ensure that the aircraft remain at set distance apart while moving them between the airports along set flight paths. ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम भी यही होता है. ये बिल्कुल इट इज लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर इन आर नॉर्मल रोड्स एज वेल. एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग. Ground handling refers to the wide range of services provided to facilitate passengers within an airport
and to facilitate an aircraft ground positioning both before and after a flight. ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज इंक्लूड, अब ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज का मतलब है कि जब आपकी एयरक्राफ्ट उतर आई ना, तो आप सबसे पहले लोगों को सामान निकालते हो, आप सबसे पहले बैगेज निकालते हो, फिर उसके बाद आप लोगों को निकालते हो। जब लोग निकलते तो चेकआउट करते हो, और जो चेकआउट करने का पूरा प्रोसेस, यानी सामान निकालना, आप तक पहुंचाना, चेकआउट करने, एक फ्लाइट का पूरा प्रोसेस जो है वो ग्राउंड हैंडलिंग कहलाता है, एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग कहते हैं। बैगेज मैनेजमेंट एंड कस्टमर सर्विस, दो ही चीजें होती है इसमें, इंक्लूडिंग सॉर्टिंग पैसेंजर बैगेज एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग बैगेज ऑन टू एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट। आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका बैगेज खो जाए ना, तो आप एक इंश्योरेंस क्लेम डालते हो, ठीक है, एयरक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। अब वो आप एक वर्थ बताते हो, वो ऑल्दो उस वर्थ के पैसे वापस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई नो अ पर्सन हु वाज कमिंग बैक फ्रॉम दुबई एंड ही सेड कि मैंने को तकरीबन 8,000 7,000 8,000 डॉलर की शॉपिंग की, ठीक है, और उसको जो रिटर्न मिला वो $2,000, ठीक है। तो आप इंश्योरेंस क्लेम डालते हो अगर आपका बैग खो जाए। ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ना, ये फ्लाइट पे नहीं आता, ये ग्राउंड मैनेजमेंट पे आता है, और ग्राउंड मैनेजमेंट कंट्री का पार्ट। तो आपको एक मजे की चीज बता दो, पाकिस्तान हैव बीन पीनलाइज्ड सेवरल टाइम्स, एंड इन फैक्ट देयर वाज नो इंश्योरेंस कंपनी जो कि पाकिस्तान के इस ग्राउंड मैनेजमेंट इम्पैक्ट को इंश्योर करने को तैयार थी एक जमाने, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2020 2021 या 22 की बात कर रहा हूँ। Customer service management, including gate assignment and pre-flight facility management, such as operating shops and waiting areas at the airport. The waiting area आप देखें, आपका जो numbers लिखे होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती है। Aircraft boarding management, including operating shuttles. अच्छा, अब आपको पता होगा, आप एक जगह से अगर उतरते हैं तो आपको शटल के जरिए एयरपोर्ट के लॉबी तक या एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया तक भी ले जाया जाता है। स्पेसिफिकली इन बिग एयरपोर्ट्स तो शटल का बड़ा इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग शटल्स, buses services between the airport and aircraft, ramp facilities, and passenger travel documentation management. Aircraft towing and refueling services, including movement of an aircraft to or from the parking stand or from one gate to another, and the refueling of aircraft using fuel purchased by the airline. आपने अक्सर देखा होगा, पीएसओ की गाड़ी खड़ी होती है नीचे, जैसे ही आपकी एयरक्राफ्ट उतरती है उसके दो काम होते हैं, एक तो क्लीनिंग का प्रोसेस गुजारा जा रहा होता है, और दूसरी बात आपकी फ्यूलिंग की जा रही होती है उसके ऊपर। इवन व्हेन वी सेलिब्रेट अ न्यू डेस्टिनेशन, तो भी आप देखिएगा वो जो फर्स्ट फ्लाइट होती है ना, उसको शावर किया जाता है, एंड दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट अ न्यू डेस्टिनेशन, अगर हम किसी नई डेस्टिनेशन पे जाते हैं। Airport security, including pre-flight passenger screening and security check, baggage scanning, passport control, and all on-site security management activities carried out to protect the airport building, runway, and machinery. तो ये सारी सर्विसेज जो हैं, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी सर्विसेज आपके एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग डिपार्टमेंट देख रहा होता है। इंडस्ट्री चैलेंजेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। डिमांड इज साइक्लिकल, साइक्लिकल का मतलब है, यानी नहीं, साइक्लिकल का मतलब है समटाइम्स वी गेट ह्यूज डिमांड, सम मंथ ऑफ द ईयर वी गेट मैसिव डिमांड्स, बट अदर मंथ ऑफ द ईयर वी गेट लेस डिमांड। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में हमारी डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल सीजनल, यस, हमारी जो डिमांड है वो सीजनल है। With demand for flights driven by the economic growth. Just a minute. Demand is cyclical, with demand for flight driven by economic growth. In the last 10 years, low-cost carriers have increasingly taken market share from full-service carrier by offering passengers affordable and low-cost air travel. This has made air travel more accessible to the much wider customer base globally. It has also introduced a high level of competition to the industry.
The airline industry has been impacted by several geopolitical events in the recent year. ठीक है, तो हमें कुछ मसाइल भी फेस करने को मिल रहे हैं. There are certain geopolitical events such as terror attack, okay, cyber attack, and extreme weather events caused by climatic change. These have led to both short and long-term consequences for demand. Terror and cyber attack have impacted on customers' confidence in the industry, and climate change is increasingly prominent on the global political agenda. Fuel is one of the biggest cost. फ्यूल सबसे बड़ी कॉस्ट हमें समझ आ गई. तो इसका मतलब है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो है फ्यूलिंग सिस्टम्स. Fuel is one of the biggest cost for the airline and one of the most volatile. Fuel represent over 20% of the most airline cost base annually. The price of jet fuel is strongly correlated to the international price of crude oil, which has been highly volatile in the last 5 years. Fuel costs are particularly prone to foreign exchange movement, which can also have a significant impact on the. इसका मतलब है मुझे ये बात समझ आती है कि हमारी जो फ्यूल है दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट. लेकिन फ्यूल कॉस्ट जो है वो सबसे पहली बात तो फ्यूल रिप्रेजेंट 20% of the most airline cost base annually. The price of the fuel, jet fuel, is strongly correlated to the international. तो जो jet fuel है उसका crude oil, international crude oil से highly volatile है since last one. बहुत सही है, clear होती है बात. The airline industry is still some way away from operating aircraft with alternative fuel such as biofuel, and most airlines are still fully reliant on crude oil. हम लोग आज भी crude oil use कर रहे हैं. Government and customers are becoming increasingly environmentally sensitive, and expectation for airlines to operate in a greener way is increasing. इसका मतलब है now we have green consumer. ठीक है. If the airline industry is to survive in the long term, it will need to invest significantly in alternative fuel sources, not in terms of cost, but in terms of its pollution impact on the society. Environmental factors are major and increasingly significant issues for the airline industry, affecting both passenger demand and operating parameters. Customers are increasingly aware that their carbon footprints from airline travel is contributing around 3% of the global carbon emission. So this is something which is important. हम 3% global carbon emission का part बन रहे हैं. Therefore, many are actively considering alternative to air travel. So this is a challenge. This is a challenge that we are facing. तो मुझे ऐसा लगता है that in accordance with this challenge, ये हमारा एक थ्रेट है. बिल्कुल रिस्क निकाल सकते, बिल्कुल. Despite environmental concerns, commercial international air traffic, aircraft operating in the skies increased by 5% in 2002. So, ठीक है, सारी चीजों को देखते हुए हमारा कमर्शियल एयरलाइन ट्रेवल जो है वो 5% बढ़ा है 2012. According to the latest industry data, the international air traffic control environment is struggling to cope with the increasing flight number, evidenced by the number of delayed flight rising by nearly 20%. तो इसका मतलब है डिले भी होना शुरू होगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. और ये रिस्क भी है कि अगर ऐसा होगा तो लोग जो है वो ऑल्टरनेट रूट्स पे जाना शुरू हो जाएंगे. दे माइट गो फॉर ऑल्टरनेटिव्स. सिमिलरली, एयरपोर्ट around the world are struggling to cope with the demand from airline flight slot. तो हमें एक प्रॉब्लम और नजर आती है and that is flight slots. This is leading to increased congestion at airport, resulting in more delays for passengers. This is also driving up aircraft ground handling service charges for all the airline. तो आपके ground handling service charges भी बढ़ते जा रहे हैं जब आप इसको ऑपरेट करवा रहे.
समझ आ रही है कहानी? चीजें दिमाग में बैठी हैं अभी तक, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो फ्लाइट स्लॉट्स है ना, इसकी इससे नीचे कहानी दी हुई है, सुनो। A flight slot is the authorization to either land or take off a particular airport on a particular day during a specified period of time. Flight slots are paid by the airline. Okay, good. Industry का key performance analysis या indicator. एयरलाइन यूज मल्टीपल परफॉर्मेंस मेड। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको जब वो केपीआई पढ़ाया था तो मैंने आपको एयरलाइन इंडस्ट्री का ही बताया था कि आपके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं और इनसे रिलेटेड सीएसएफ होते हैं। आओ, एयरलाइन यूज मल्टीपल परफॉर्मेंस मेट्रिसेस टू मेजर एंड मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस। सब एग्जांपल इंक्लूड अवेलेबल सीट पर किलोमीटर। Available seat kilometers is calculated by taking number of seats available and multiplying by the distance flown. It is a measure of airline capacity. यानी एक एयरलाइन में 100 सीटें हैं और वो 200 किलोमीटर उड़ सकती है, तो एक्चुअली 200 लोग 200 किलोमीटर उड़। मेरी बात समझ आ रही है क्या? अवेलेबल सीट किलोमीटर्स का मतलब है कि इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग नंबर ऑफ सीट्स available and multiplying by the distance. So if the number of seat available is 200 and the distance is 100 kilometer, so this means that आप 20,000 किलोमीटर लोगों को, यानी एक आदमी 200, दूसरा आदमी 200, तीसरा आदमी 200। ये इट्स लाइक दिस, 1% 200, 2% 200, 3% 300, 4% 200, फिर 200, फिर 200, इस तरह बता रहे। तो इसका मतलब है हर आदमी 100 किलोमीटर उड़ा, तो 200 आदमी जब एक साथ उड़ा तो हम पूरा कैलकुलेशन निकाल कि एक्चुअली, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक प्लेन पे एक आदमी होता और वो 100 किलोमीटर उड़ता तो कितना आगे जाते, तो हम 200 किलोमीटर को उससे एवेल्युएट करें। फिर रेवेन्यू पर सीट किलोमीटर क्या कहते हैं? रेवेन्यू पर सीट किलोमीटर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एयरलाइन टोटल रेवेन्यू, sorry, by dividing the airline total revenue by its total ASK. Yani if let's suppose the total revenue is 50 billion or total ASK is 200 million, sorry 200,000, तो आप revenue per available seat kilometers निकाल सकते हैं। ठीक है? It is measure of potential revenue generation. Load factor calculated as percentage of checked in passengers in relation to an aircraft available seat. It is a measure of utilization. देखो, संडे के दिन सर 200 चेक इन हुए, फ्लाइट की सीट्स थी 200, फुल 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट होता है। सर मंडे के दिन हमारे पास 180 आए, फ्लाइट्स की सीट थी 360, सर हम 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट। So this is the load factor जो हम फ्लाइट से निकालते हैं। Revenue passenger kilometer is calculated by as the number of passenger multiplied by the total distance traveled. It shows the number of kilometer traveled by paying passenger who are referred to as revenue passengers. यानी for example ये कहता है आपसे कि revenue per passenger kilometer is calculated as the number of passengers. So if we have 100 people flying and they are flying a total distance of, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, हंसना नहीं, 50 किलोमीटर, फ्लाइट से कोई 50 किलोमीटर नहीं फ्लाई करता, लेकिन 50 किलोमीटर, तो इसका मतलब है that totally they are flying around 5,000 किलोमीटर। यानी हर आदमी 50 किलोमीटर ट्रेवल करे तो आप यूं से एक मेंढक की तरह, एक 50, फिर दूसरा आदमी 50, फिर तीसरा आदमी 50, तो हम क्यूमुलेटिवली सबको 50 लेके जा रहे हैं, तो वहां से हम रेवेन्यू पर किलोमीटर निकाल देते हैं। ठीक है? फिर आपसे क्या कहते हैं? कहते हैं CO2 पर पैसेंजर ग्राम। ओके, देन इट सेज CO2 पर पैसेंजर ग्राम क्या कहता है भाई? यानी पोल्यूशन कितनी कर रहा है, कैलकुलेटेड एज टोटल CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द एयरलाइन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। फॉर एग्जांपल CO2 जो होता है ना, वो नॉर्मली हम किलोग्राम में
मेजर करते हैं। ऑक्सीजन भी किलोग्राम में मेजर होता है और CO2 भी। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास हमने टोटल 1000 किलोग्राम CO2 जनरेट किया है और हमारे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 100 है, तो इसका मतलब है 10 किलोग्राम ऑफ पोल्यूशन पर पैसेंजर आते हैं। ठीक हो गया। पंचुअलिटी यानी कितने टाइमली बेसिस पे आप फ्लाइट उड़ाते हो और वापस आते हो। द परसेंटेज ऑफ फ्लाइट्स which land on time at a destination airport. Typically, this means landing within 15 minutes of the scheduled arrival time. कितनी परसेंटेज ऑफ फ्लाइट 15 मिनट शेड्यूल अराइवल टाइम के अंदर अंदर आ गई, जिसको हम पीनलाइज नहीं। अच्छा, अवेलेबल सीट पर किलोमीटर और रेवेन्यू दूसरा कौन सा बता रहे हो? अच्छा, अवेलेबल सीट किलोमीटर इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट। ये बताएगा कि यार एक फ्लाइट टोटल कितना उड़ी है। यानी मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर हम एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है या 10 किलोमीटर एक गाड़ी जाती है, मैं मिसाल देता हूँ मैं। लेट्स सपोज मेरी गाड़ी है, उसमें 4 की कैपेसिटी, लेकिन अभी एक जा रहा है। तो अगर एक जाएगा 10 किलोमीटर तो कितना चले हम? 10। लेकिन अगर 4 लोग 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना जा रहे हैं? 10। जा तो 10 ही रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअली अगर 4 अलग अलग गाड़ियां आ जाती तो 40 होता। तो हमने उन चारों को एक्यूमुलेट कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारा टोटल जो कैपेसिटी है वो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कम हो गई। अब ये अवेलेबल सीट पर किलोमीटर या अवेलेबल सीट किलोमीटर क्यों कैलकुलेट करा रहा है पता है? ये इसलिए कैलकुलेट करा रहा है ताकि जो बड़ी फ्लाइट्स है ना, उनकी कॉस्ट कम आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। अगर आप देखें, यानी ये इस चीज को एज अ मेजर ये ले रहा है कि अगर पहला आदमी अपनी गाड़ी पे जाए, दूसरा आदमी अपनी गाड़ी पे उसी डेस्टिनेशन पे जाए, तीसरा आदमी जाए, चौथा आदमी जाए, तो 4 अलग अलग गाड़ियां 4 अलग अलग कॉस्ट को क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे चारों लोग क्योंकि एक ही फ्लाइट में जा रहे हैं तो एक ही कॉस्ट लग रही होगी और चारों का पैसा आ रहा होगा। रेवेन्यू पर पैसेंजर पर किलोमीटर का मतलब यह है कि अगर चारों लोग अब 40 किलोमीटर चले गए, 4 लोग गए 40 किलोमीटर, तो इसका मतलब है 40 से जो हमें पैसा मिला। देखो, अब जब हम रेवेन्यू निकालेंगे और हम बोलेंगे सिर्फ 10 किलोमीटर गए, तो 10 किलोमीटर कभी फ्लाइट जो होगी वो हाफ भरी भी होगी, कभी फ्लाइट फुल भरी भी होगी। तो हम करते क्या है, सुनना बात, तो मैं इसको और अच्छे से तुम्हें समझा। लेट्स सपोज मैं तुम्हें यहाँ पे कहता हूँ कि एक आदमी है, उसने जाना है यहां से यहां। ठीक है, सो ए वॉन्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस विच इज प्लेस जी, और यहां तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अब यही डिस्टेंस अगर बी, सी और डी करता है तो हमें 10 बी और जेड पे ही जाना है, इसमें भी सी और जेड पे ही जाना है, डी और जेड पे ही जाना है। इसका मतलब है हम ए से चार्ज करेंगे 100 रुपीज, बी से चार्ज कर रहे हैं 100 रुपीज, सी से चार्ज कर रहे हैं 100 रुपीज और डी से चार्ज कर रहे हैं 100 रुपीज। इसका मतलब है अगर आप ए को लेके जा रहे हैं 10 किलोमीटर, बी को लेके जा रहे हैं 10, अगर ये अलग अलग जाते तो ए की कॉस्ट होती 70, बी। हाँ, लेकिन अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये अलग अलग जा रहे, तो बी की कॉस्ट होती 70, सी की कॉस्ट होती 70, डी की कॉस्ट होती 70। इसका मतलब है मेरा 30, 30 और 30 का रेवेन्यू आता। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने ये काम नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने इन चारों को एक साथ एक ही फ्लाइट में बिठाया, जिसकी वजह से इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई? 70। और टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर कितना गए? 10। समझ आई? तो इसका मतलब है टोटल किलोमीटर कितने उड़े हम? 700। लेकिन रेवेन्यू अभी भी यही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं निकालूं 400 डिवाइडेड बाय 700, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर एक कस्टमर 1 किलोमीटर मूव करता है तो क्या रेवेन्यू कमाएंगे।
अब मैंने ये क्यों निकलवाया, देखो अभी तो 4 लोग हैं, फ्लाइट भी 4 की, अगर ये 2 जाते तो डिफरेंस आता नहीं आता? आता। मैं बताता हूँ कैसे। हमारा रेवेन्यू क्या होता, 100 प्लस 100, लेकिन हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होता? अच्छा, अगर ये 4 होते तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, लेकिन हमारा टोटल डिस्टेंस अभी भी क्या होता? लेकिन अगर ये 3 होते तो 100 प्लस 100 प्लस 100, तो हमारे लिए टोटल डिस्टेंस क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मैं यहाँ बैच शुरू करता हूँ ना, तो हमारी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि 10 बच्चे होंगे तो शुरू करें। अब 10 से ऊपर जो भी बच्चा आता है ना, वो हमारी एडिशनल कॉस्ट नहीं क्रिएट करता, लेकिन एडिशनल रेवेन्यू जरूर क्रिएट करता। तो इसने जो यहाँ ये बात बोली है ना, यहाँ यही समझाने की कोशिश की है। यहाँ जो इससे बात बोली ना बेटा, यहाँ यही समझाने की कोशिश की है कि अवेलेबल सीट पर किलोमीटर निकाल ले। यानी अगर मेरे पास 200 अवेलेबल सीट लिखा हुआ है ना, ASK इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल मल्टीप्लाइंग बाय, अगर एक फ्लाइट में 200 है और उसने 100 किलोमीटर जाना है, लेकिन एक बड़ी फ्लाइट है जिसमें 1000 सीट्स है और उसने भी उसी डेस्टिनेशन पे 100 किलोमीटर जाना है, तो दोनों की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क और दोनों के रेवेन्यूज में बहुत बड़ा फर्क होगा। इसका मतलब है अगर तुम छोटी फ्लाइट उड़ाओगे, सुनना, अगर तुम छोटी फ्लाइट उड़ाओगे तो तुम्हें महंगी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम बड़ी फ्लाइट उड़ाओगे तो तुम्हें सस्ती पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू पर कस्टमर किलोमीटर वहां पे ज्यादा आएगा एज कंपेयर। तो बिल्कुल ऐसी है कि अगर मैं एक बच्चा पढ़ाऊं तो मेरी कॉस्ट आती है ₹1,00,000, 2 पढ़ाऊं तो एवरेज कॉस्ट 50,000, 3 पढ़ाऊं तो एवरेज कॉस्ट 33,000, 4 पढ़ाओ तो 25,000, 5 पढ़ाओ तो 20,000, 6 पढ़ाओ तो 16,676, 7 पढ़ो तो कम होती जाएगी। तो सेम यही चीज है। ठीक हो गई बात। इंडस्ट्री बॉडी, द एयरलाइन इंडस्ट्री हैज, मुझे पता है आप लोगों को परेशानी हो रही है कि ये इतना सारा पढ़ लिया सर, ये क्या है, लेकिन परेशान नहीं हो, ये एक बार मैं पढ़ूंगा, घर जाके आप पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा, तो याद हो जाएगा। देखो मुझे ये बैच अपना बेस्ट बना, उसका रीजन ये है, मैं लास्ट बैच में बच्चों को कहता था कि देखो जब प्री सीन आएगा ना, तो वो टीचर्स के लिए ना मेक और ब्रेक होगा। या तो शेख बिलाल के पास अगले बैच में बहुत बच्चा होगा इंशाल्लाह, या शेख बिलाल के पास अगले बैच में बच्चा ही नहीं। तो ये हमारा मेक और ब्रेक बैच, तो आई हैव टू गिव माई 100% इन दिस इज वेल। तो मुझे इसको बिल्कुल टूट के पढ़, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आए और बिल्कुल तरीके से इसके ऊपर हमने पूरा काम करना, ताकि आप अल्टीमेटली जब पेपर में जाए तो आप बोले कि सर जो प्रिडिक्शन जो चीजें थी वो हमें याद रहे। ठीक है। इंडस्ट्री बॉडी, द एयरलाइन इंडस्ट्री हैज अ ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, दिस इज समथिंग गुड। वी वांटेड टू नो कि इनका कोई ग्लोबल एसोसिएशन है या नहीं। इट its role is to help and formulate industry policy and support airline activity. It promotes awareness of the benefit which the airline industry brings to national and global economies. So इसका काम क्या होता है, फॉर्मुलेट करता है इंडस्ट्री पॉलिसी को, एयरलाइन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, बेनिफिट्स क्या होंगे किसी भी नेशनल, यानी ये जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, ये एयरलाइन इंडस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, ये बताता है। Its role is also to develop global standards for the air transport industry, and it provides advice on airline safety and security by setting clearly the defined rules. इसका मतलब है ये एयरलाइन सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में भी बात करता है, जिसपे आप कुछ रूल्स बेस्ड, यानी किस तरीके से हम जैसे आप अगर एयरलाइन में जाते हैं तो वो आपको सिखाते हैं कि आप कैसे सीट बेल्ट लगाएंगे, कैसे आपका मास्क आएगा, कैसे आप ऑपरेट करेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। चले, यहाँ पे आपका इंडस्ट्री का डाटा वाइंड अप विच वाज अ बिग चंक। ठीक है, अब हमारे पास जो डाटा आता है दैट इज द डाटा ऑफ कॉर्जेट। ठीक है, अभी भी जाहिर है बहुत सारा एरिया बाकी है, मुझे लगता है आज हम डिटेल में सिर्फ यही पढ़ पाएंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें इसको फिर भी डिटेल में आना। कॉर्जेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन कॉर्लैंड 20 years ago, which is a very important information। ये एक पुरानी और वेल स्टेब्लिश्ड ऑन्टरप्रेन्योरल ब्रदर्स, इसका मतलब है मुझे ये बात समझ आती है कि ये एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। ओके,
entrepreneurial brothers Eric and Alex Excel. AM बोलते हैं इसको. They both had worked for many years in the airline industry and had a keen interest in traveling with money inherited from their parents. So इसका मतलब है कि they are जद्दी पुश्ती अमीर, rich people. Yes. They acquired 2 second-hand aircraft. They started operating flight from near city airport located 40 miles from Cortland, capital city in the south of the country, to airport located close to the 2 cities in the north of the country. इसका मतलब इन्होंने सबसे पहले एक ही कंट्री में साउथ और नॉर्थ पोल तक अपने 2 जहाजों को चलाया, which is a second hand jahaz. Using their knowledge and experience of the airline industry, Eric and Excel spotted a gap in the market. Gap क्या है? In Cortland for more convenient and affordable low cost air travel. Up to that point, Cortland airline industry was dominated by full service carrier. तो Cortland की जो airline industry है, it was dominated by full service carrier. Full service carrier मतलब जो सारी सर्विसेज है, लाउंज भी दे रहा है आपको बिजनेस भी दे रहा है, आपको इकोनॉमी भी दे रहा है, आपको सारी क्लास प्रोवाइड कर रहा है. ये कहां से आ गया? चले खैर आने. Low cost business model in the Cortland airline industry proved extremely popular with air passengers who liked the convenience of Corjet point-to-point service and the significantly cheaper ticket price than those offered by existing full. ये comparison में बात है. देखो अभी भी वो आप सोच रहे हो कि सर ये तो point to point को सस्ता कह रहे हैं, ये basically comparison में सस्ता क्या है कि अगर मैं किसी और से point to point लेता हूँ. देखो point to point एक luxury है, पॉइंट टू पॉइंट एक लग्जरी है. मैं अगर पाकिस्तान से सऊदी अरब जाता हूँ और मैं 3 घंटे में सऊदी अरब पहुंच जाता हूँ, या मैं कनेक्टिंग फ्लाइट लेके 6 घंटे में पहुंचता हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट इज अ लग्जरी. लेकिन अगर इस लग्जरी को मैं कंपैरेटिवली दूसरों से सस्ता, अभी जैसे आया हुआ सऊदी अरब जाने पे 50% ऑफ लगा हुआ है, आप उम्रा कर सकते हैं. तो अगर आप चाहे तो वो अगेन वो पॉइंट टू पॉइंट सर्विस दे रहे हैं वो लोग आपको, और आपको फायदा दे रहे हैं. ओवर द इयर्स Corjets has focused on operating flight to and from the airport across Honduras with the highest customer demand and continually look for opportunities to extend the network. अच्छा, इसका मतलब है ये जो है वो अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता है. Cost efficiency have been its overriding strategy focus. So we all love to focus on cost efficiency. This has been delivered through developing and maintaining long-term strategic partnership with aircraft manufacturers, key airport, ground handling operators, and maintenance contractor who maintain Corjet-owned aircraft, and by operating the largest and most efficient aircraft. Over the last 20 years, the low-cost model of air travel has continued to be very popular with the customers across Honduras. And there are 30 low-cost airline operating across the continent. So we have huge number of fleets of low-cost air. Low-cost airline market share क्या है? Honduras Corjet का market share जो है वो 14% है. LKK का market share जो है वो 9% है. अच्छा, ये different countries में operate हो रही है. B का market share is 17% and others 27 airline operates for 60% of the market share. Eric and Excel both retired from the business 10 years ago, but since their departure, Corjet has remained focused on maintaining and strengthening its low-cost strategic position. So, आप देख सकते हैं हम ईयर 1 से लेके ईयर 20 तक 0 रूट से लेके 1000 रूट्स तक पहुंच गए. और पैसेंजर्स को अगर आप देखते हैं तो ईयर 1 से लेके ईयर 20 तक we went to 80 million या 90 million, approximately 89 million, 88 million passengers को हमने टच किया है. लेकिन याद रखना ये दोनों रिटायर कर चुके कंपनीज. Corjet was listed, very important, was listed on the Collins stock market 9 years ago. Okay, लिस्टिंग करा ली. इसका मतलब है मुझे लगता है ये सवाल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछेगा, ये एग्जिबिट का पार्ट बनाएगा.
कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल आ सकता है भाई। 1 year later, Eric and Axel retired. The brothers originally retained 35% share. ठीक है, तो major share कोई और है in the business when it was first listed. But since then, they have sold most of their shareholding in the Courgette and they are no longer play any role in running the business. Currently, 80% of the Courgette share are held by large ये मुझे लग रहा है institutional investor की भी बात कर रहा है। ये पक्का आपसे जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस से या उससे रिलेटेड भी कुछ पूछ सकता है। कहता है 10% ऑफ द शेयर इज हेल्ड बाय कॉर्जेट एम्प्लॉय। ठीक है, हमें ये भी बता दिया 10% जो है वो कॉर्जेट के एम्प्लॉय के पास है। एंड द रिमेनिंग शेयर आर हेल्ड बाय स्मॉल प्राइवेट इन्वेस्टर्स। मैगडा फिस्क इज द करंट सीईओ ऑफ कॉर्जेट and he has been in place for 10 years. एक मसला नजर आ रहा है 10 साल। इसका मतलब है मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे सर, एक पोटेंशियल थ्रेट नजर आ रहा है, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ब्रीच नजर आ रहा है। कंटिन्यूसली कितना साल हो सकता है? 3 years हो सकता है। 3 years देयर इज अ ब्रीच। कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी डायरेक्टर्स है वो 3 years से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और कंटिन्यूली 7 साल से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग द कॉर्जेट लिस्टिंग के बावजूद भी वो 3 साल होगा। ओके, कॉर्जेट की रिसोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलेगा इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही करो, बताओ क्या क्या मिस्टेक्स तुम देख रहे हो। हम करते हैं, इस पर सवाल भी कर लेते हैं, अभी करेंगे यार। राउट्स, कॉर्जेट हैज अ प्रॉफिटेबल एंड एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ राउट्स which it operates to and from over 130 airports across Honduras. This make it very popular with customers who find the range of destination and frequency of flights offered by Courgette very convenient and attractive. It regularly reviews its route network to exploit the latest demand opportunities. Fleet. Courgette operates a modern fleet of 300 aircraft, of which 75% are owned outright and 25% are leased. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ फाइनेंस कॉस्ट की भी बात करेगा। एग्जिबिट में हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Leasing is a common form of financing in airline industry. Courgette has invested significantly in the latest aircraft, which are more fuel efficient and environmentally friendly. तो Courgette ने fuel efficient और environmentally friendly aircraft में पैसा लगाया। This has contributed significantly to its low-cost strategic position and has also positively impacted on reducing the carbon emission. Courgette average aircraft is 4.5 years old, which is low compared to the industry standard. इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे environmental concern भी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराना जहाज करोगे तो उसकी कार्बन एमिशन ज्यादा होगी। इसमें हमें यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न भी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराना जहाज चलाओगे तो उसमें खराबियां ज्यादा होगी। इसमें हमें यहाँ पर रिपेयर कॉस्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री से लो है, तो इसका मतलब है रिपेयर ज्यादा हो सकती है। ठीक हो गया? Courgette focus on leisure passenger rather than business passenger. Therefore, its aircraft cabin consists of economy class seat only with a high density layout. This gives Courgette 150 seat per aircraft compared to 140 on small size aircraft operated by its customer. अब तुम्हें समझ आई मैंने 140 मैंने तुम्हें क्यों बताया था? हाँ भाई, शहीद क्या नाम है तुम्हारा? शहरियार। तुम्हें अब समझ आया? इसने बता दिया, इसने कहा देखो एक इकोनॉमी क्लास 150 लेके जा रही, वो 140 लेके जा रही। तो अगर हम देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस अगर हमने 100 ट्रेवल किया तो इसका मतलब है कि हर कस्टमर को अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दूं तो इसका मतलब है कि 15,000 किलोमीटर सारे कस्टमर ने ट्रेवल किया। सॉरी, 1,50,000 किलोमीटर सारे कस्टमर ने ट्रेवल किया। अब सारे कस्टमर अगर मान लो 50,000 ट्रेवल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो रेवेन्यू पर कस्टमर ज्यादा आ जाएगा। Courgette टू ऑफर, हाँ सर ये लिखा 4.5 इयर्स ओल्ड है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से लो है। मतलब इंडस्ट्री में जो यानी एवरेज है वो उससे ज्यादा है, हमारे कंपैरेटिवली नए हैं। ना, which is low compared to industry standard.
एक सेकंड, कॉर्जेट एवरेज एयरक्राफ्ट इज 4.5 ईयर ओल्ड व्हिच इज लो। ना ना ना, ये लो उस पॉइंट से नहीं, इंडस्ट्री एवरेज से कम है ना। नहीं स्टैंडर्ड से कम। यानी स्टैंडर्ड होगा 3 साल, कि आप 3 साल का एयरक्राफ्ट चलाएं, नए एयरक्राफ्ट चलाएं। एयरक्राफ्ट में बड़ा जरूरी होता है नया पुराना। सोचो ऊपर बंद हो गया, बड़ा मसला हो सकता है। पी आई है या पी के, खैर ये यूट्यूब पे जानिए। आगे बढ़ते, फिर कॉर्जेट फोकस ऑन, अच्छा ये तो हो गया। कॉर्जेट टू ऑफर, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि ये यही कहना चाह रहा है, यही होगा। कॉर्जेट टू ऑफर लो टिकट प्राइसेस पर फ्लाइट विच इज अट्रैक्टिव टू द कस्टमर्स। ठीक हो गया, ओके गुड। टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे बिग डाटा भी आ रहा है। देखिए अगेन मुझे पता है ये ज्यादा है, मैं जानबूझ के उसको बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत, समझो मैं एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ उसको बैठ के। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए। जब ये पूरा बैठ जाएगा, अभी आपने इसको छोड़ना नहीं है। अभी जो मंडे और ट्यूसडे को गैप दूंगा ना, उसमें घर जाके खुद पढ़ना है। मंडे को भी पढ़ना है, ट्यूसडे को भी पढ़ना है। देखो ये जितना दिमाग में बैठेगा उतना सुकून में तुम पेपर में जाओ, उतना फायदा हो जाएगा। तुम्हें इस तरह याद हो जाइए कि तुम पेपर में जाओ, तुम्हें पता हो थर्ड पेज पे उसने ये बताया, फोर्थ पेज पे ये लिखा हुआ है, फिफ्थ पे ये लिखा हुआ है। रट्टा नहीं, बस याद दिमाग में रहे कि हाँ ये है। फिर टेक्नोलॉजी, Courgette applies data analytics extensively throughout its business and data analytics का मतलब होता है कि data mining। आप data analytics करते हैं, data निकालते हैं और अपनी पसंद का data use करते हैं। Consider data to be a key business resource. It has always been an early adopter of the latest technology in the airline industry. It currently makes extensive use of technology throughout its business operation, including a mobile app which allow passenger to book flight। तो देखो हमने सबसे पहला एक फायदा दिया, तो हम टेक बेस्ड इंडस्ट्री में भी बेहतर है। इसका मतलब है हमारी टेक ओरिएंटेशन भी अच्छी है। अगर यहाँ पेस्टल लगाओ तो पॉलिटिकल भी नजर आ गया, इकोनॉमिकल भी नजर आ गया, उसने बताया हुआ है, सोशल भी नजर आ गया, एनवायरमेंटल भी आ गया, टेक्नोलॉजिकल भी आ गया। थोड़ी देर में लीगल भी दिखाता हूँ, लीगल भी आएगा। मुझे लग रहा है पेस्टल का एक हिस्सा नजर आ रहा है। सोसाइटियल वैल्यूज बता रहा था ना वो ऊपर, कि हम ये बड़ी वेल डेवलप इकोनॉमी है, यहाँ पे एम्प्लॉइज जो है उनके कुछ राइट्स, अभी नीचे भी बताएगा सोशल के बारे में। A mobile app which allows passenger to book flight, check in। आपके पास पैसेंजर के पास, यार आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लेंगे, किसी का माइक ऑन है, बेटा माइक ऑफ कर लो, थैंक यू। अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं? इट अलाउज द पैसेंजर टू बुक फ्लाइट्स, check in for flights, download boarding pass to either print off or store as a mobile boarding pass on the passenger smartphone and receive real-time flight status information. The app significantly reduces the cost of issuing, distributing and processing physical ticket। इसका मतलब है कि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट और आपकी जो प्रिंटिंग एजेंट यानी जो कस्टमर एजेंट है उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस। An enhanced feature of the mobile app is the integration of live data from the airport information system with the passenger booking and flight detail, allowing personalized instruction and updates to be sent to passenger before the journey। यानी आपकी फ्लाइट डिले हो गई है, आपकी फ्लाइट जल्दी हो गई है, आपकी फ्लाइट में बोर्डिंग का टाइम शुरू हो गया, आपकी फ्लाइट में चेक इन का टाइम शुरू हो गया, आपकी फ्लाइट के तमाम इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर। टेक्निकल आर्टिकल भी है ये। इस बिल्कुल 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 है, इस ये नया वाला जो है ना, हाँ बिल्कुल दिया। इन मोस्ट एयरपोर्ट, वो भी पढ़ेंगे हम। इन मोस्ट एयरपोर्ट कॉर्जेट ऑपरेट्स ऑफ फुली ऑटोमेटेड बैगेज चेक इन मशीन टू हेल्प टू रिड्यूस द चेक इन क्यूज। अच्छा, फुली ऑपरेटेड मशीन आ गई। अच्छा मैं आपको इस पे भी एक मिसाल देता हूँ। आजकल ना चेक इन हो रही है रेटिनल स्कैनिंग से। आप जाते हैं, आप सामने खड़े होते हैं, वो रेटिनल स्कैन होता है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती। वो रेटिनल स्कैन होता है, जो मेरी पासपोर्ट की पिक्चर है वो आती है, वो चेक इन को क्लिक करता है, वो बोलता है हाँ जी चेक इन हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज अनदर वे and it's reducing the cost and the increasing the efficiency. All aircraft are fitted with electronic touchpad for the crew to replace laptop and printed navigational charts for pilot. This has replaced the need for each
flight to carry heavy printed flight logbooks, which has helped to reduce the CO2 emission per flight. तो अब हम लॉग बुक्स नहीं कर रहे. अच्छा, ये CO2 emission का लॉग बुक से क्या बन रहा है? पेपर्स, यस. वो जो दरख्त वगैरह की कटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है भाई. पहले फ्लाइट्स में इतने बड़े बड़े लॉग बुक्स होते थे जो डेस्टिनेशन, और अक्सर फ्लाइट्स उसी लॉग बुक में खोई रहते, तो अक्सर डिलेज होते थे. एक जमाने में बहुत ज्यादा डिले होते थे इन लॉग बुक्स में. अब सारी चीजें जो ऑटोमेशन की तरफ चल रही है. All Corjet aircraft are fitted with big data server to collect continuous in-flight data about the flight and engine performance. So each and everything is right now being automated. ठीक है, तो Corjet की flights अच्छी है. Corjet continually searches for new technologies to enhance and support its business operation to improve the efficiency and to reduce the cost. People. Corjet employs nearly 11,800 staff, ठीक हो गया, including over 2,000 pilots, good, and 6,500 cabin crew, good. The remaining staff fulfill the number of roles, including staff operations, operating at airport, and head office staff, operating in IT, finance, customer service, and human resource management. Regular updates are provided to employees on key business issues, which include a regularly updated intranet, a monthly meet the board online chart, and a weekly staff newsletter. All Corjet employees undergo a full induction program and have access to online learning resources as well as career development opportunities. All employees receive regular and scheduled managerial appraisal on their performance. So they have good work ethics as well. Board structure, जिसमें मुझे problematic area नजर आया. Corjet has 6 executive directors and 5 NED. Listing requirement issue, including the chairman. That is why I said listing. अगर मैं उसमें chairman include ना करूँ तो सही है. अगर chairman include ना करूँ तो फिर NED जो है वो क्या हो जाएगा? NED छठा हो जाएगा ना, तो 6 complete हो जाएगा. The board structure is as follow. Non-executive director है, chief executive officer, senior independent executive, senior independent non-executive, non-executive director, non-executive director, non-executive director, chief financial officer, chief information officer, chief commercial officer, chief marketing officer, chief people officer. There are 4 subcommittees. होनी भी 4 ही चाहिए. Audit, nomination, remuneration and safety. मेरे ख्याल में इसको रिस्क ही बोलते हैं. रिस्क कमेटी है. Risk management and key risks. Yes. Risk management and key risks. Corjet has a detailed risk register and a robust enterprise risk management. आपको अब सारा मेरा टेक्निकल पार्ट याद होगा. ठीक है, सारा टेक्निकल पार्ट याद होगा. अच्छा, अब इन कमेटीज की कॉम्पोजिशन याद रख लेना. इनकी कॉम्पोजिशन दिमाग में होगी, मुझे लगता है गलत होगी. अब जब गलत होगी एग्जिबिट में दी हुई होगी कुछ, फिर एग्जिबिट में दी होगी, फिर टास्क में दी हुई होगी, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए इंशाल्लाह. Risk management and key risk. Corjet has a detailed risk register and a robust enterprise risk management framework is in place. The board takes responsibility for determining the nature and extent of the risk it is willing to take to achieve its strategic objectives. It is also responsible for maintaining and monitoring the system of internal control. क्या रिस्क कमेटी का ये काम होता है? ये रिस्क कमेटी बोर्ड का नहीं. देखिए, ये रिस्क मैनेजमेंट एंड की रिस्क. Corjet has a detailed risk register and risk management framework in place. The board takes responsibility of determining the nature and extent of the risk. अच्छा, बोर्ड देखिए, बोर्ड का काम तो है, बोर्ड का काम तो है, डिपार्टमेंट कौन सा ऑपरेट कर रहा है वो देखना चाहिए. बोर्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उनका तो काम है ही, उनका तो मसला नहीं. कहते इट इज विलिंग टू टेक to achieve its strategic objective. It is also responsible for maintaining and monitoring the system of internal control and risk management. Risk management activities are coordinated by the risk and assurance team led by the risk manager, who report to both the chief executive, chief financial officer and chair of the audit committee. Corjet key risk include. सही है, नॉट बैड, वो सही बोल रहा है, कोई मसला नहीं होगा.
सर सीएफओ को रिपोर्ट ही कर रहा है, ठीक है। देखिए अल्टीमेट रिपोर्टिंग उसको तो हो रही है ना, आपके ऑडिट कमेटी को तो रिपोर्टिंग हो रही है ना, तो ठीक है। बट इसको रिपोर्ट कर रहा है तो सीएफओ है नहीं, CEO है। सीएफओ और साथ में उसको भी कर रहा है ऑडिट कमेटी को, तो कोई गलत नहीं है, रिपोर्टिंग ही है ना। देखो रिस्क की रिपोर्टिंग है, कोई मसले की बात नहीं है, ओके, रिस्क रिपोर्ट हो सकता है। इंडिपेंडेंस पे इशू नहीं, इंडिपेंडेंस में तो ऑडिट में इश्यू आएगा ना। रिस्क देखो, मैं रिस्क आपको रिपोर्ट करके दे रहा हूँ कि आपकी कंपनी का ये रिस्क है, और साथ में ऑडिट कमेटी को भी दे रहा हूँ, सही, कोई इशू नहीं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कस्टमर एंड स्टाफ, सबसे बड़ा रिस्क आपको क्या नजर आता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, delivering safe and secure operation which meet the need and expectation of the customer and staff is critical to the business. Okay, the growing impact of climatic change and increasing expectation of the customers, government, regulators and wider society for a greater focus on environment and sustainability, यानी ये eco management की बात कर रहे हैं जी। Macroeconomic and geopolitical events such as a general economic trend, foreign exchange rate, and volatile fuel prices, which all impact the financial performances, the availability, security, and performance of its website, and its critical business operating systems. ठीक है, तो ये कुछ एरिया होता है। कॉर्जेट वेबसाइट का एक्सट्रैक्ट देखते हैं। वी कंसिस्टेंटली डिलीवर लो फेयर टू आवर कस्टमर एंड ऑपरेट फ्लाइट्स to the places our customer most want to travel to. Using our cost advantage and leading position at airport across Hungaria. Mission statement: to connect the people of Hungaria through affordable and sustainable air travel. Our values is managing emission, investing in efficient aircraft, minimizing the waste, that is sustain। अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें, कहता है हमारे जो वैल्यूज है वो सबसे पहले उसके अंदर आता है सस्टेनेबल बिहेवियर, ठीक है। उसमें क्या आता है? हमारी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, मैनेजिंग एमिशन, इन्वेस्टिंग इन एफिशिएंट एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एफिशिएंट एयरक्राफ्ट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया, क्योंकि हम 4.5 साल पुराना एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज लोअर देन द स्टैंडर्ड। फिर मिनिमाइजिंग द वेस्ट। नंबर 2, कमिटेड टू सेफ्टी, हम सेफ्टी की कमिटमेंट भी कर रहे हैं। कहता है सेफ स्टाफ हेल्थ एंड सेफ्टी, कस्टमर सिक्योरिटी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, यानी हम इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कितने प्रिपेयर्ड होते हैं। तीसरी चीज है पुटिंग पीपल फर्स्ट, एंगेजिंग विद एम्प्लॉय, ऑफरिंग फेयर रिवॉर्ड, प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हम कह सकते हैं हम ट्रेनिंग भी देते हैं। मार्केट कंपेटिटिव होना चाहिए, कंपेटिटिव, एंगेजिंग विद एम्प्लॉय, यानी हम एम्प्लॉय के साथ लेट्स सपोज वन ऑन वन कन्वर्जेशन करते हैं। स्टाफ हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी वी आर प्रोवाइडिंग देम। फिर आता है आपके पास ड्राइव इनोवेशन, इन्वेस्टिंग इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेटिंग टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड अफोर्डेबिलिटी। फिर आता है बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट, customer satisfaction through value of money, data protection, and preventing bribery and corruption. आ सकता है, आ सकता है अगर एग्जिबिट में कुछ एनवायरनमेंट पे लगाया जाने वाला पैसा बता दे, या कुछ बता दे कि मैंने एनवायरनमेंट में पैसा लगाया, कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट दिखाए, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल सही। कॉर्जेट हेडलाइन, रिजल्ट एंड कॉस्ट ब्रेकडाउन। हेडलाइन, रिजल्ट एंड कॉस्ट ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं। कॉर्जेट ने 2008 से लेके 2012 तक क्या इम्पैक्ट शो किया है, ठीक है। हमारा रेवेन्यू 3,000 मिलियन से 5-5.25 मिलियन तक पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मेन चीज है ना कि हमारा रेवेन्यू और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का कितना डिफरेंस है। अगर तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कि आपको मुझे नजर भी आ रहा है, ये देखो 2008 से लेके 2012 तक हम यहाँ पर 300 से लेके वही 500 के पीबीटी पे है। इसका मतलब है, मुझे ऐसा लगता है द परसेंटेज ऑफ पीबीटी
over revenue is more or less same. 300 to 500, 3000 to 5000, ज्यादा फर्क ही नहीं है इसमें। होगा 1% 2%, बट इतना नहीं। पीबीटी दो बेसिकली हाँ 2001 में जरा ज्यादा डिफरेंस है। हाँ देखा जाए तो थोड़ा सा है, लेकिन हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, इतना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है मैं ये समझता हूँ कि 10% का मार्जिन, यानी ये तकरीबन 10 से 12% के ब्रैकेट के अंदर ही ये पीबीटी ओवर रेवेन्यू ऑपरेट करता है। इसको पॉजिटिव भी लेंगे, और दूसरी बात जो मुझे नजर आती है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी बड़ी मेंटेन्ड है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी बड़ी मेंटेन, क्योंकि पीबीटी तो यही होता है ना, तो कि रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बड़ी मेंटेन है। रिटर्न, हाँ अरे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अब अगर आप देखते हो तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2009 और 2012 का काफी हद तक सिमिलर है। इसका मतलब है 2009 में भी हमने यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, 2009 में भी हमने यहाँ पर 13 मिलियन या हाँ 13 मिलियन कमाए, और 2012 में। इसका मतलब है देयर इज अ डिक्लाइनिंग सिचुएशन इन 2012 एंड देयर इज एन इंक्लाइनिंग सिचुएशन इन 2009। हाउएवर 2000, सर वो जो सीजनल इंपैक्ट से बात आई थी उसी का है ये? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सीजनल इंपैक्ट नहीं है ये बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसका मतलब है हमारी फाइनेंस कॉस्ट ने कुछ गड़बड़ की, ठीक है, ये फाइनेंस कॉस्ट की वजह से कुछ ना कुछ मामला है, अभी आगे जाके पता चल जाए। पंचुअलिटी देखें आप, आपके बेड़ा गर्क किया आपने, ये देख लें आपने यहाँ पर इतना परसेंट, यहाँ पर इतना परसेंट, और यहाँ पर इतना परसेंट। आप देखें कि 2010 में यू आर हाईली पंचुअल, 2009-11 में यू डिटोरिएटेड, एंड 2012 में यू कंप्लीटली डिटोरिएटेड टू 79 पे आके खड़े हो गए। 2010 में आप 2011 में आप 80 पे थे, और 2010 में तो आप बहुत अच्छे 81 पे थे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको 2012 में, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। हाँ नहीं, पंचुअलिटी सिर्फ सेटिस्फेक्शन से नहीं आती, लो कॉस्ट इज द रीजन व्हाई कस्टमर आर मोर सेटिस्फाइड। ठीक है, कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो लो कॉस्ट में सेम सर्विस मिल रहा है, और कोई फर्क नहीं। पंचुअलिटी का है। लेकिन आपको एक मजे की बात बताता हूँ, आप ये बताओ ये कौन सी फ्लाइट्स चलाते हैं? लेजर फ्लाइट चलाते हैं। जब आप छुट्टियों के लिए निकलते हो ना, तो आधे 1 घंटा 2 घंटा डिले हो भी जाए ना तो भी मजा है। लेकिन जब आप बिजनेस के लिए निकलते हो, जब आप मीटिंग्स के लिए निकलते हो, तो पंचुअलिटी ज्यादा मैटर करती है। तो इसकी पंचुअलिटी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं बनता। ऑन दैट दिस इज हाउ दे आर शोइंग। मैं नहीं बोल रहा, आपके डेटा बता रहा है आपको। कॉस्ट का ब्रेकडाउन देख ले, देखें। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था ये जो कॉस्ट का ब्रेकडाउन है, ये इसने सिर्फ 2012 का बताया है, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो फ्यूल की कॉस्ट है ना, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो रिलेट करता है, वो बड़ी वेल डिफाइंड होगी। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या कहा था, पीबीटी कितना आ रहा था, मतलब परसेंटेज टर्म में 10 से 12%। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा 10 से 12% का पीबीटी आ रहा है, तो तुम्हारी पीबीटी से पहले की कॉस्ट कितनी आ जाती है, यानी रेवेन्यू माइनस पीबीटी, तकरीबन 70-80%। तो आओ जरा चेक कर लेते। डेप्रिसिएशन एंड लीजिंग कॉस्ट है 8%, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस हैं 27%, क्रू कॉस्ट पायलट एंड केबिन क्रू है 15%, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कॉस्ट है 9%, मेंटेनेंस ओन्ड एयरक्राफ्ट है 6%, सेल्स एंड मार्केटिंग है 4%, फ्यूल कॉस्ट है 22%। इसमें से जरा आइडेंटिफाई कर दो कि जो कॉस्ट डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बननी चाहिए। अगर तुमने, मैं मार्क करता जाता हूँ, एक मिनट रुक जाए। फ्यूल कॉस्ट हो गई, और नहीं होगी सर, एयर ग्राउंड हैंडलिंग फीस, ETC कॉस्ट, एयरपोर्ट ग्राउंड। जी, मुझे एक एक करके बता। देखो, फ्यूल कॉस्ट तो है ही, ठीक है, हमने उसको 80 पे लाना है। तो 80 पे लाना मतलब जबरदस्ती नहीं लाना, लेकिन हमारे पास तकरीबन वो मैच करती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रू कॉस्ट जो होती है ना, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट ही है, यानी वो डायरेक्टली रिलेट करती है। तो ये गए तकरीबन 37%। अच्छा, फिर एयर ट्रैफिक कॉस्ट भी है, क्योंकि वो जितनी कॉस्ट है वो डायरेक्ट सेल्स से रिलेट करेगी। फिर उसके बाद जो है वो आपकी एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग फीस भी है, क्योंकि हर एयरपोर्ट की सिंगुलर एयरपोर्ट से मैच करेगी।
ठीक है, तो बेटा मैं बताता हूँ नबीरा, मैं बताता हूँ, तो टोटल कितनी हो गई है 64। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी हर फ्लाइट से मैच करेगी। ठीक है, हर फ्लाइट के कॉस्ट से ये मैच कर रही होगी। कितनी होगी भाई? अच्छा, जाहिर सेल्स कॉस्ट तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली चार्ज करते हो तो होना तो नहीं चाहिए डेप्रिसिएशन, लेकिन कितनी हो रही है तकरीबन? मेंटेनेंस कॉस्ट सही है। मोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कौन सी? नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट ओन्ड एयरक्राफ्ट की, यानी मेंटेनेंस का मतलब है कि जब एक फ्लाइट उतरती है ना तो मेंटेनेंस की जरूरत होती है, फिर जब फ्लाइट दूसरी जगह जाती है तो मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो वो डायरेक्टली फ्लाइट टू फ्लाइट रिलेट, हर वो कॉस्ट जो फ्लाइट टू फ्लाइट रिलेट कर रही होती है वो बेसिकली मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट है। देखो मैंने ये 80% क्यों बोला बेटा, आप ये देखिए 3000 मिलियन का रेवेन्यू है, और इसी 3000 मिलियन के रेवेन्यू में 300 मिलियन का आपका पीबीटी है। इसका मतलब है कि हमारा अगर 300 मिलियन का पीबीटी है तो इसका मतलब है कि अगर मैं पीबीटी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू करता हूँ 300 मिलियन डिवाइडेड बाय 3000, तो इसका मतलब है तकरीबन हमारे पास 10% वो आता है। ठीक है, लेकिन ये 300 से ऊपर है। ठीक है, ये बेसिकली आप देखो तो ये 500 से तकरीबन कुछ ऊपर है, तो ये तकरीबन 550 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पीबीटी टू रेवेन्यू अराउंड 20% है, तो इसका मतलब है कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 80% है। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल 80% यहां से जस्टिफाई हो रही है, 1 2 3 4 5, सिर्फ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और अदर कॉस्ट नहीं ले रहे। 20%। सर रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है ना उसके साथ। हाँ तो 10% लगा, चलो 10% लगा, तो भी मैच मोर और लेस मैच करेगा, क्योंकि ये देखो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए है ना इसमें, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 10 to 15% अगर पीबीटी है तो 85 to 80% हमारा शायद वो होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ 78-80 मैच करके। ठीक है, हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है, मैं वैसे एक पॉइंट अपने दिमाग क्लियर करने के लिए कि हाँ ये बात चीज मैच कर। सर पिछले सालों का कॉस्ट ब्रेकडाउन नहीं दिया हुआ? नहीं दिया, बस नहीं दिया वो बेटा। उसकी जरूरत होगी या ना चलेगा? ना 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 ना, वो तो जो देगा उसी से, बस उसी से हमने निकालनी है चीजें। बिल्कुल। नोट्स टू कॉस्ट ब्रेकडाउन 2012। क्रू कॉस्ट इंक्लूड सैलरी एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ पायलट एंड केबिन क्रू। ठीक है। Other include IT and head office administrative function costs such as finance, customer service and HR. तो other तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, बस दो ही चीजें बताई। वाह, अच्छा। कॉर्जेट हेडलाइन रिजल्ट्स एंड कॉज, अच्छा बताया हुआ नहीं, ये दोबारा से दे दिया इसने। तो वही चीज है, खत्म हो गया। ओके ओके सॉरी, ठीक है, ठीक हो गई बात, समझ आया कुछ? क्या समझ आया? बहुत मेहनत करनी है आपने। अच्छा, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे एरिया को देखता हूँ, पूरे एरिया को देखता हूँ, तो मुझे बताएं आपको इसमें मुझे कुछ मॉडल्स, कुछ चीजें एप्लीकेबल होती हुई नजर आ रही। मेरे पास आज तो टाइम नहीं, मैं आज की क्लास को आपको थोड़ा सा समझा के ऑफ कर दूंगा, मैं आज इसको स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं स्टार्ट करूंगा इसे कल तसल्ली के साथ। लेकिन आप सिर्फ मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट और दे दें, और मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको यहाँ पर इंडस्ट्री एनालिसिस होता हुआ लग रहा है? इंडस्ट्री एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम इंडस्ट्री एनालिसिस पे एक अलग क्या कह सकते हैं स्केलेटन बना। देखिए, इस पूरे एरिया को पढ़ने के बाद जो जो चीजें मुझे नजर आ रही है ना, हम उस पर बात करते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहला और सबसे बेसिक मॉडल आप क्या कर सकते हैं? पेस्टल से पहले मैं सॉर्ट या टोज मॉडल लगा सकता, ठीक है। तो सॉर्ट एनालिसिस आप सबसे पहले स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या नजर आ रही है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ग्लोबल कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। वीकनेस क्या नजर आ रही है? हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। आप देखो 80-85% आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है,
ये लो मार्जिन कंपनी है। यस, वेरी गुड युवराज। एक्सचेंज रेट जो वो बता रहा था, और ग्लोबल इवेंट्स, वो जो 3 मसाइल बताए थे, पॉलिटिकल है, जियो पॉलिटिकल, हाँ यस। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज क्या नजर आ, emerging market है, despite everything people are moving towards buying tickets from airline industry, और sustainable market है, aviation industry एक highly sustainable industry। थ्रेट्स क्या नजर एयरलाइंस के अंदर भी ये लोग बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट रिस्क, फ्यूल प्राइसेस वॉलेटाइल है, और कार्बन एमिशन है जिसकी वजह से पेनलाइजेशन हो सकती है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन? टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से। और डिजिटल डिसरप्शन, जहाज उड़ा और आपको नजर ही नहीं आ रहा, लॉग बुक की जरूरत पड़ गई, अब नीचे से कोई ला के तो देखा नहीं, फिर क्या करेंगे? नियर फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करने पड़ेंगे। हाँ 4.5, चलो ठीक है, गुड। पेस्ट, हाँ यही ना, डेटा डिसरप्शन बिल्कुल आएगा। पेस्ट एनालिसिस लगाओ, मुझे बताओ पॉलिटिकल क्या इश्यूज नजर आ रहे हैं, या अच्छी चीजें बता दो। मुझे तो रेगुलेटरी हर्डल्स नजर आती है, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हम वैसे ही लो चले, और जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, उस जगह पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, उस मुल्क में मसाइल, इस मुल्क में मसाइल, हर मुल्क का मसला हमारे एयरक्राफ्ट। यस। इकोनॉमिक क्या इशू नजर आ रहे हैं? करेंसी वैल्यूएशन या वॉलेटिलिटी है करेंसी के अंदर, और फ्यूल प्राइसेस में क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइस डिपेंडेंट है हमारे जेट फ्यूल से डायरेक्टली, तो वो भी एक मसला है। सोशल क्या नजर आ रहा है? कार्बन एमिशन है, वो ग्रीन कंज्यूमर बनते जा रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स को ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस बदलती जा रही है, अगर ये महंगा पड़ेगा तो लोग दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एयरक्राफ्ट इनोवेशन आ रही है, डिजिटल एंगेजमेंट्स बढ़ती जा रही है। पॉटर 5 फोर्स लगाओ जरा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है, कैसे है? कम होगा। देखो पॉटर 5 फोर्स हाई या लो बताओगे? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कम होगा, पता है क्यों? क्योंकि हाईली कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, ये कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है। अच्छा, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर 3 किस्म के थे हमारे पास, क्यों नहीं है भाई? इंजन सप्लाई हर बंदा करता होगा, फ्यूल सप्लाई, बार्गेनिंग पावर हाई है। फ्यूल सप्लायर्स ना भाई, आप खुद सोचो, हर बंदा थोड़ी इंजन दे रहा है आपको, हर बंदा थोड़ी आपको फ्यूल देगा, जेट फ्यूल हर बंदा नहीं देता। सो देयर इज अ ह्यूज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बायर की बार्गेनिंग पावर क्या है? बायर की ये हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो बायर बार्गेन नहीं करेगा, बायर एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हाई है या लो? अरे हाई है ना, अभी तो बताया, उसमें बताया तो था कि भाई वो क्या कर रहा है, हाई स्पीड ट्रेन आ जाती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है या मुझे अपने रिश्तेदार से मिलने जाना है, तो मैंने कहा छोड़ यार, मिलना वीडियो पे आ गया अगर हम लोग मिल लेंगे। ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स, वेरी गुड, ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स उसने बताया हुआ था कि लोग कंसिडर कर रहे हैं, ग्रीन कंज्यूमर। और राइवलरी क्या है? देयर आर 67 एग्जिस्टिंग कंपनीज, ये देखे ना, ये 27 एक कंपनी है, एक 4 और 27 यानी 27 28 29 30 कंपनीज ऑपरेट कर, तो 30 कंपनीज आर ऑपरेटिंग, तो इसका मतलब है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ लेकिन अगेन आप देखो ना, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बाबू, वो 17 14 और 9 है, तो थ्रेट्स तो हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि थ्रेट्स ना हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या लगता हुआ नजर आ रहा है? डेटा मैनेजमेंट पे भी स्टेक होल्डर के हो सकता है, मैपिंग मॉडल भी थोड़ा सा मुझे नजर आ रहा है। अच्छा हाँ, पावर और स्टेक होल्डर। अच्छा, जेनेरिक मॉडल्स कुछ होते हैं डिफरेंट। पॉटर अंकल ने ना 3 स्ट्रैटेजीज बताई, एक बताई थी डिफरेंशिएशन, एक बताई थी कॉस्ट फोकस, एक बताई थी फोकस, और एक बताई थी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी एक उसने बताई थी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, एक बताई थी आपके पास डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, एक बताई थी आपके पास फोकस स्ट्रैटेजी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी स्ट्रैटेजीज भी आपके पास लग सकती हैं,
फिर मुझे 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 जो और चीजें नजर आती है, रिस्क क्या नजर आते हैं बताइए। रेगुलेशन जो है, रेगुलेटरी रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है। आपका लॉस ऑफ की, स्टाफ रिस्क, करेंसी रिस्क, फ्लाइंग बियॉन्ड दी, सॉरी, आपका डिलेड फ्लाइट का रिस्क जिसपे आपको पिनलाइज किया जाता है, नेविगेशन का रिस्क अगर आपका डिजिटल डाटा खराब हो जाए, सेफ्टी का रिस्क, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का रिस्क, ठीक है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डाटा सिक्योरिटी का रिस्क, सही है, और रेपुटेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, प्रोबिटी का, कॉन्फिडेंस रिस्क, लोगों का कॉन्फिडेंस डिटोरिएट होगा, अच्छा, और ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, मतलब आप इसमें सब कुछ लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा जबरदस्त चीज बन जाएगी। अच्छा, वैल्यू चेन बताओ, प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज, यानी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होगा, यानी आपकी फ्यूल, आपका इंजन, आपका वो सारी चीजें आना, बॉडी आना, आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वगैरह, ऑपरेशंस ऑफ सेफ हो, टिकटिंग का प्रोसेस, बैगेज का प्रोसेस, चेक इन का प्रोसेस, सारे प्रोसेसेस। आउटबाउंड आपके फाइनल सर्विसेज, कस्टमर को सेफली उतारना, उसका बैग उसको प्रोवाइड करना, उसको डिले ना करना फ्लाइट्स में। मार्केटिंग एंड सेल्स आपकी प्रमोशंस, आपकी लो कॉस्ट चीज होने की मार्केट करना। सर्विसेज आपकी पोस्ट फ्लाइट सर्विसेज, आपके लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एमिरेट्स देता है, फ्री फ्लाइट्स मिलती है लोगों को जो एमिरेट, बिल्कुल, कैंसिलेशन चार्जेस को, कैंसिलेशन के या फ्लाइट डिलेज के बारे में बताना। अच्छा, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, ये सपोर्ट एक्टिविटी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके एयरक्राफ्ट हैंगर्स जिसमें एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो लीडरशिप स्टाइल क्या है आपका, आपकी कंपनी किस तरह लीड करती है, क्या बाकी फ्रिंज बेनिफिट देती है, एम्प्लॉय बेनिफिट देती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, लोगों की ट्रेनिंग, कैबिन क्यू की। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप टेक्नोलॉजिकली कितने डेवलप्ड हैं, आपके डाटा, आपकी प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीजें आती है। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये अभी पढ़ना नहीं, ठीक है, मेरी एडवाइस है, ये अभी पढ़ना नहीं, कल की क्लास में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप तो तुम्हें एसबीएल का प्री सीन कुछ दिमाग में बैठा। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कल आने से पहले भी खुद से एक बार ये पढ़ पूरा तसल्ली के साथ, जैसे मैंने आज 3 घंटे लगा दिए, आप भी 3 घंटे लगा के आइए। देखिए, कल अगर मैं ये समझाऊंगा तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मैं ये करवाऊंगा और फिर मैं मूव कर जाऊंगा यशमरीन के क्वेश्चन, जो दूसरा स्पेसिफिक, और फिर मैं मूव कर जाऊंगा आपकी वेडनेसडे वाली क्लास पे, और फिर आपको मॉक की तरफ लेके जाऊंगा। तो सर, मॉक की तरफ जाएंगे और आपने इस चीज को कल पढ़ के आना है, ताकि मैं आपको एक अच्छा सा इस पे एनालिसिस दे सकूं। देखिए, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है भाई, अब आपकी पार्ट में है कि आप इसको किस तरीके से। जी, कल की क्लास तो, कल तो सैटरडे है ना, तो सैटरडे तो हम 6:30 ही ऑपरेट करेंगे। संडे की टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, मे भी शायद 12-1 बजे या 2 बजे से संडे को। हाँ, ऑनलाइन, संडे ऑनलाइन होगा यार, फिजिकल संडे है यार, यार इफेक्टिव तो होता है, मैं कोशिश करूंगा ऐसा काम कराऊंगा। बढ़ा दूं मतलब 11 बजे तक ले लूं? नहीं, या तो शाम में थोड़ा 6 से पहले। 6 से पहले यार हो नहीं सकता, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं।